हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। आज हम एपिसोड 225 के जवाब देने के लिए बैठे हैं और आशा करती हूँ कि हर बार की तरह आप लोगों के सवालों के जवाब सुनकर आपको एक तसल्ली, एक नई राह मिलेगी, जैसे कि आप लोगों के फीडबैक से मुझे हमेशा पता चलता है कि आपको मिलती है। तो चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आओ बहन बातें करें। पहला प्रश्न। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिस्टर। आपका सवाल जवाब सुनकर मेरा दिल बहुत हल्का हो गया है। अगर वह जाता है स्कूल तो ठीक है, नहीं तो नहीं जाएगा। तो जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगी और आज भी मैंने उसे चिल्लाकर ही स्कूल भेजा है। इनको नहीं पता है किस बारे में बात हो रही है। इनका एक बेटा स्कूल जाने को राजी नहीं होता पढ़ाई करने के लिए। मैं आपकी एक राय और जानना चाहती हूँ सिस्टर की। आप मुझे बता दें मैं अपने बेटे को कौन सी स्किल सिखाऊं जो उसके लिए आने वाले टाइम के लिए बेहतर है। देखो, आपकी आईडी में भी ब्लॉग जुड़ा हुआ है। अगर आप लोगों को कंटेंट क्रिएशन का शौक है, जो मुझे आज के टाइम में समझ में आ रही है, हाईएस्ट तो नहीं कह सकते खैर, लेकिन काफी हद तक बहुत अच्छे स्केल पर आपको पैसे कमा के दे सकती है, दैट इज एडिटिंग। आप दूसरे के कंटेंट की एडिटिंग करें या फिर अगर आपको एडिटिंग स्किल अच्छे से आती हैं तो आप अपना कंटेंट क्रिएशन से भी पैसे अच्छे खासे कमा सकते हैं, है ना। तो एडिटिंग मुझे लगता है हाईली पेड स्किल है आज के टाइम पर। उसका इतना बढ़ता जा रहा है ना। उसको फोन चलाने में अब सबको इंटरेस्ट होता है। हाईली जो पेड वाला सेक्शन है कि एआई वाली एडिटिंग सीखे, नहीं तो फिलहाल नॉर्मल एडिटिंग सीखे, है ना। एक तो ये है ही है। दूसरी चीज, उसका इंटरेस्ट और किस चीज में है। हर एक को कंटेंट क्रिएशन कैमरा फ्रेंडली होना सबके लिए नहीं होता। तो अगर उसको गाड़ियों में शौक है ना, गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयरिंग, या उसको सामान बेचने में वाकपटुता है, बोलने में अच्छा है, सेल्समैन, इस तरीके की चीजें जो अभी आपको लगेगा शुरू से कि क्या मेरा बेटा मैकेनिक बनेगा, क्या मेरा बेटा ऐसे सेल्समैन बनेगा, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है जब आप हाईली हाईली पढ़े हुए नहीं हो, कुछ नहीं है, तो आपको शुरुआत थोड़ा नीचे से ही करनी पड़ती है। फिर लेकिन अगर आप अपने इंटरेस्ट के फील्ड में जाते हो तो वो चीजें बढ़ती चली जाती हैं। और सिर्फ पढ़ाई से ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन स्टार्टिंग में अगर पढ़ाई नहीं है तो थोड़ी दिक्कत आएगी। आपको अच्छी जॉब स्टार्टिंग में नहीं मिलती अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसकी इंटरेस्ट उसका किस चीज में है। आप उसी से बात करो कि मतलब अगर तुझे पूरा दिन कोई एक काम करने को कहे कि भाई ये काम तो पूरा दिन कर सकता बिना थके, तो कौन सा काम है वो। वही आपका इंटरेस्ट होता है और वही आपकी स्किल होती है। सिंपल सी चीज है कि अगर आप किसी टॉपिक पे 1 से 2 घंटा लगातार बोल सकते हो, यानी कि आपको उस पर नॉलेज है बिना किसी प्रिपरेशन के, या कोई काम आप बिना थके 6-8 घंटे कर सकते हो, आपको अच्छा लगता है 6-8 घंटे बाद भी, थक गए हो लेकिन फिर भी आपका मन खुश रहता है, वही आपकी पसंदीदा स्किल और टैलेंट है। तो ऐसे ये क्राइटेरिया आदमी हर कोई अपना सकता है अपनी स्किल या अपना इंटरेस्ट, अगर वो कंफ्यूज है कि मुझे क्या करना चाहिए उसे जानने में। ठीक है। नेक्स्ट। दीदी नमस्ते, मैं वही हूँ। पहले भी मैंने आपसे क्वेश्चन किया, अपनी बहन से मैंने पैसे लिए हैं। मैं ये सोच रही हूँ मैंने अपने गहने बेचकर बैंक का लोन पूरा कर दूं और फिर अपनी बहन को। यार आप लोग ना आंसर नहीं सुनते। मुझे क्वेश्चन याद है, आप लोग आंसर नहीं सुनते। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, मैंने कहा था कि आपको अपनी बहन को, जैसे शायद वही है कि 10,000 रुपये आप अपनी बहन को देते हैं और बाकी बैंक लोन जो चुका रहे हैं। आपके हस्बैंड कह रहे थे कि पहले वहां का चुका दो, बहन को बाद में देंगे। मैंने तब भी ये कहा था कि बहन को जैसे दे रहे हो वैसे देते रहना। फिर भी मैं पढ़ रही हूँ, क्या पता कोई और केस हो। बैंक का लोन पूरा कर दो और फिर अपनी बहन के पैसे आसानी से दे दो, क्या करूं, वही क्वेश्चन है ना। कि आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि जी पहले बैंक का चुकाते हैं फिर बहन का। तो मैंने यही कहा था कि दोनों का जैसे चुक रहा है वैसे ही चुकाओ। रिश्तेदारी फिर खराब हो जाती है, बाद में आपके पति कल को पलट जाए या कुछ भी हो जाए अनहोनी, तो पता लगा जी बहन का एक भी नहीं गया पैसा वापस। तो ऐसे जो आपकी जरूरत के टाइम पे मदद कर रहा है उसके साथ धोखा होने की संभावना रहती है। इसलिए समय रहते थोड़ा थोड़ा ही सही चुकाते रहना चाहिए, अगर कहीं रिश्तेदारी में से लिया है पैसा तो भी। और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं यहाँ पे समय निकाल के जैसे भी करके मैं कमेंट के आंसर दे रही हूँ, एक तरफ फिर भी उल्हाने आ रहे हैं जी हमारा छूट गया हमारा छूट गया, और कहीं तरफ ऐसे भी कमेंट है जिनके मैंने जवाब दे दिए और मुझे अच्छे से पता है कि मैंने दिए हैं, और अगेन क्वेश्चन आ रहा है कि जी हमारा आंसर नहीं आया, है ना। तो आप लोग सही से सुन नहीं रहे, यानी कि कमेंट करने के बाद वाला एपिसोड तो कम से कम आदमी सुन ही सकता है अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के कि इसमें मेरा आंसर होगा। आप सारा नहीं भी देख रहे सारे एपिसोड, लेकिन अगर आपने कमेंट करा है तो आप देखोगे ही ना, फिर मैं किसके लिए बना रही हूँ।
नेक्स्ट, मेरे ससुर के पास बहुत प्रॉपर्टी है, पर वो सारे इलाज के खर्चे मेरे हस्बैंड से लेते हैं और प्रॉपर्टी वो देवर को देते हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं आप मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी बेच लो और इलाज करा लो, हमारे ऊपर बहुत लोन है, 2 बेटी भी हैं। मेरे ससुर कहते हैं मैं नहीं बेचूंगा, पैसे देने हैं तो दो वरना मत दो। मेरे हस्बैंड पिता के मुंह में सारे खर्चे उठा लेते हैं, देवर खाली कॉल कर देता है, पिता बीमार है और अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ससुर का कहना है कि मुझे जीने का कोई शौक नहीं, तुम्हें बाप की जरूरत है तो मुझ पर अपनी सारी कमाई लुटाते रहो। हस्बैंड पिता के मुंह में है, इसका क्या कोई सोल्यूशन हो सकता है? देखो, अगर उनकी एज इतनी ज्यादा नहीं है ना, तो आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा सकते हो किसी एजेंट से बात करके कि क्या इनका हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है। कुछ टर्म एंड कंडीशन रहती है एक एज के बाद, ये सर्टेन बीमारियां, लेकिन वो लोग एजेंट कुछ सेटिंग कर लेते हैं कि कुछ बीमारियां होती हैं, लेकिन वो उनको कई बार, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ बीमारियां 2 साल बाद कवर होने लगती हैं, ऐसा कुछ होता है। अगर उनका हेल्थ इंश्योरेंस हो जाए तो शायद आपको ये है कि बल्क में एक बार प्रीमियम देना पड़ेगा काफी हद तक, ये छोटे मोटे जो बार बार पैसा जा रहा है ये खत्म हो जाएगा, है ना। और दूसरी चीज ये है कि भैया पिता के मुंह में इतना अंधा होना आज के टाइम पे बड़ा रेयर है। पता नहीं आपके हस्बैंड के दिमाग में क्या चल रहा है, एक बार उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जान के देखो। क्या पता वो धर्म के उससे सोच रहे हो कि भाई मेरा मेरे साथ, उसका उसके साथ, ऐसा कुछ। क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी का मोह नहीं है, वो एक बार को कह रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टी बेच के अपने में लगा लो, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं बिगड़ रही। अब एक तरफ आप कह रहे हो कि देवर को दे रहे हैं, अब इनका अगर हिस्सा है तो उसका मालिकाना हक अगर इनके पास आ गया है अभी, तो या तो ये अपने आप अपनी प्रॉपर्टी ना बेचें, प्रॉपर्टी देखो बनी रहने दो, खर्चा जैसे चल रहा है वैसे चलाते रहो। लेकिन अगर ये है कि हमारे कमाई में भी घुन लग रहा है और बाद में हमें जुड़ा हुआ भी कुछ नहीं मिल रहा, तब आप आगे जाके संभल नहीं पाएंगे, ये बात है। तो एक बार आप ध्यान से ये देख लो कि जो वो प्रॉपर्टी कह रहे हैं मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी आप बेच दो, वो इनके हिस्से की ये समझ रहे हैं या ऑलरेडी इनके नाम है या क्या है, उसको अपने नाम करवा लें। अगर नहीं है कि पापा मेरा जो भी आपको लग रहा है कि मुझे देना है, आप चाहो तो कानूनन मेरा नाम कर दो, एटलीस्ट मैं ये हो जाऊं कि मेरा भाई पैर मजबूत है। फिर जितना आप कमा रहे हो उसमें से एक हिस्सा इनके इलाज में जाता भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं आदमी को ये रहता है मेरा बैकअप तो है ना। बाकी वही है कि वहां से भी कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ से भी, तो फिर अपने पैसों में से प्लान करना पड़ेगा। अगर हमने ये जिद पकड़ी ली है कि हमें यही करना, तो बेस्ट ऑप्शन होता है उस टाइम पे कि हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपका हो तो ये खर्चे काफी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, मैम मेरी सिस्टर के हस्बैंड ने उसका इमोशनल सपोर्ट करता है ना, ना उसका इमोशनल सपोर्ट करता है। उसकी सास ने भी एक बार झूठ में ऐसे बोला कि मुझे मारा, तब भी उसके हस्बैंड कप रहे, ऐसे नहीं बोले कि मम्मी ऐसे क्यों बोल रही हो, कांप रहे होगा। ससुर भी बोलता है मैं खर्चा करता हूँ, सब उसको सुनाते हैं, वो किसी के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे अकेले रहना है उसके साथ। ससुर दूसरे घर में जाने की कह तो रहे हैं, पर हस्बैंड भी पीछे पीछे जाएगा, तो वो जॉब नहीं करती और हस्बैंड खर्चा ना दे, तो क्या करना चाहिए? बुला के घर वालों को एक बार बैठक लेनी चाहिए कि भैया ये कंडीशन है, बड़ों का मान सम्मान, उनकी सेवा शुश्रूषा, एक आध बात हजम कर जाना, सुन लेना, देखो यहाँ तक तो होता है ठीक कि चलो एज अ बहू, एज अ ज्वाइंट फैमिली का मेंबर थोड़ा बहुत एडजस्ट हर एक को करना पड़ता है, पड़ देगा, ठीक है। लेकिन ये जी कि हमेशा एक ही को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे करके जीवन नहीं चलता। इनकी साइड के भी रिश्तेदार आए, उधर की साइड के भी रिश्तेदार आए, जब कोई नहीं कमाती तो वो ऐसे नहीं है कि उसका शोषण ही होता रहेगा। फिर वो बुलाती है, भाई शादी करके लाए थे तो किस लिए लाए थे, फिर ये बैठक होती है, 4 जने जो भी आपके कहना जिम्मेदार थे इस शादी के लिए, वो लोग बैठेंगे, बात करेंगे। पटरी खाती है तो ठीक, नहीं भी कमा रहे तो हम अपने घर जाके रहेंगे कुछ दिन के लिए, उन्हें झटका देना जरूरी होता है फिर, है ना। अगर आवाज नहीं उठाएगी, जो चल रहा है चलने देगी, तो फिर क्या होगा कि चल रहा है, उन्हें ऐसी आदत पड़ जाएगी कि वी कैन ट्रीट हर लाइक दिस। वो चीज एक होना चाहिए, एक झंझोड़नापन कि भैया तुम ऐसे मुझे ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सही तरीका है ही नहीं। तो उसको चाहिए कि अपने पीयर वालों में से भी जो समझदार आदमी हो, ये नहीं कि खाली बड़बोला लड़ाई वड़ाई करने वाला, लेकिन जो समझदार हो 2-4 जने, वो इधर से इनके भी रिश्तेदार बुलाओ, बैठाओ, सारी बात बताओ कि ये है और मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, और साथ में ये जोड़ दे अगर इस समस्या का हल नहीं निकलता, ऐसी चीजें रहने वाली, तो मैं नहीं रह पाऊंगी, है ना। और जॉब अभी नहीं करती तो आगे के लिए ढूंढे
अपने पैर इमोशनली जैसे भी हिल रहे हो, लेकिन अगर फाइनेंशियली जमे हुए होते हैं ना तो हम सरवाइव कर जाते हैं। नेक्स्ट, जिनके हस्बैंड अपनी मम्मी को नहीं छोड़ सकते उनके लिए और आप सभी को दिल से सुन रहे हैं मैसेज है, मेरी सास भी एग्जैक्टली सेम करती थी, मैंने तो घर भी छोड़ दिया था। दी की वीडियोस देखकर समझ आया कि खेलना कैसे है। जैसे दी ने बोला कि अकेले हो तो कर दो 3-5, मैंने तो अकेले भी करा है, सामने भी एग्जैक्टली यही करो। कभी कभी वीडियो या ऑडियो बनाकर पति को दिखा दो, मैंने करा है। 2 तरीके हैं, या तो पति के सामने आप भी ना चाहते हुए भी वही गेम खेलो जो आपकी सास खेलती है, या अकेले में वीडियो बना लो दिखा दो। मैंने दोनों करे हैं। घर छोड़ा था 3 दिन तक मैं, मेरे पति और बेटी ने सफर करा। सास ससुर खुश थे। 3rd डे में वापस आ गई और धूम तनाना करना शुरू कर दिया। अब मजा आता है, जो जैसा है उसको शीशे की तरह रिफ्लेक्शन दिखाओ, सोचो आप शीशा हो गया ना ये सही। जैसे सामने वाला खेल रहा है, सही बात वही है, आपको गेम नियम सेम रहते हैं। तो जैसे वो खेल रहा है, अगर जीतना है तो आपको भी उसी तरीके से खेलना पड़ेगा। नेक्स्ट, मेरा बेटा भी 2.5 साल का है, मारने की आदत है, पर मार के हंसता है तो ये नॉर्मल है। एटलीस्ट 3-4 साल का हो जाएगा तब नहीं करेगा, बट आप ट्राई करते रहो कि ना मारने पाए, है ना। यही बात है, मैं कह रही थी ना कि वो नॉर्मल है। 1.5 साल का बच्चा अगर हाथ करता है, लेकिन हमें पता होता है हमारे बच्चे का हाथ चलता है, तो एटलीस्ट फेस दूर रखो उससे। बॉडी पे इतना लगा हुआ ना, इतना बेकार नहीं लगता, लेकिन मुंह पे कोई बच्चा मारता है तो ना चाहते हुए भी एकदम बहुत बुरा सा लग जाता है। नेक्स्ट, देखो मैं खुद भी यूट्यूबर हूँ, बट मैं अपने चैनल को प्रमोट करने को आई गेस कभी भी किसी को नहीं बोलूंगी, क्योंकि यहाँ जो ऑडियंस है वो उनकी है। वो अपने पति का करेंगी पूजा, जो उनकी बहन की बहू है, यानी फैमिली, और ऊपर से सेम नीचे भी व्लॉग वाली पे उनका करेंगी। आपकी मदद कोई भी क्यों करेगा, मैं होती मैं भी ना करती। और मान लो कर दिया तब भी कोई किसी के सजेशन से नहीं देखता, न चलता। इसका एग्जाम्पल सामने है। दी हर वीडियो में पूजा को हेल्प के लिए प्रमोशन कर देती हैं, उनके वीडियो का अपने वीडियो में इनडायरेक्टली जिक्र करती हैं, बट बे से पूजा खुद बना रही है। दी के कहने से या किसी के कोई नहीं सुनेगा जब तक खुद से इंटरेस्ट नहीं आता उस बंदे में, उसके काम में। अब ये इमोशनली ब्लैकमेल है, मुझे सबने छोड़ दिया, ये वो, अपने प्रमोशन नहीं करी, क्यों करे, उनको किसने करा, कोई नहीं आता, खुद पैसा कमाना है तो खुद उतरो भाई मैदान में, या ब्रांड बनो और दी को नाम लेने के पैसे दो। मैं खुद अपने वाईटी चैनल के कमेंट नहीं करती, बल्कि मेरी ऑडियंस भी सेम औरतों वाली ही है, मॉम चैनल है। मेरी एज नहीं बताऊंगी, नहीं तो ये भी प्रमोशन ही है। खुद खड़े हो, सहारा मांगो तो मांगते ही रह जाओगे। देखो कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है ना। और ये वही है जो कह रही है कि धूम तन्ना कर दिया। मेरे वीडियो के बाद उन्होंने सही अपने पति को, या जो भी है कहे ना, वीडियो बनाई, और फिर जो अभी आया था कमेंट कि मैंने वीडियो भी बनाई और नाटक भी खेला, ये उन्हीं का है, उनका चैनल भी है, लेकिन प्रमोशन नहीं किया। और 100% की उन्होंने बात कह दी कि किसी के कहने या सुनने से ऑडियंस एक बार को चली जाएंगी कुछ लोग। अब ये लगाओ 1,18,000 19,000 लोग हैं उसमें, है ना। भले ऐसा नहीं है कि हर दिन के 2,000 बढ़ रहे हैं, हर महीने के 2,000 बढ़ रहे हैं, लेकिन 1,19,000 भी व्यूवर्स कम नहीं होते जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है ना। अब उनमें से 1,000 लोग भी पूजा के चैनल पे नहीं गए, सोचो। 99,000 भी ना जाते 1,00,000 में से, 1,000 मतलब 19,000 भी ऊपर के छोड़ दूं, नहीं गए। तो ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि कोई किसी के कहने से नहीं करता। इवन आपके कहने से कोई चला भी जाएगा, आपके कंटेंट के दम पे, आपके अपने दम पे, फिर वो वहां रुकेगा। तो इसीलिए इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि किसी से भी ना मदद मांगना कि ये वो, कि बहुत बढ़िया लगा मुझे आपका कमेंट कि दीदी को किसने प्रमोट किया था। मुझे आज भी याद है जब मैं जस्टिफाई के लिए स्ट्रगल कर रही थी, उस चैनल के लिए नहीं बढ़ रहा था, तो मेरे को बहुत वो लग रहा था। बल्कि मैं देखती हूँ लोग मुझसे भी ज्यादा मेहनत उस टाइम पर कर रहे हैं, लेकिन मैं उस टाइम घर का इतना ज्यादा करती थी, इतना ज्यादा, मुझे अब खुद लगता है कि वो मैं ही थी, लेकिन फिर भी मैं वो कर रही थी। तो नहीं करता कोई सपोर्ट। और बात वो है कि सपोर्ट अब जो समझ में आया कि कर भी दें, जैसे मैं सोचूं भी ना कि अपने फैमिली मेंबर्स को भी कि कर भी दूं, तो भी कोई नहीं आता। गिने चुने आपके बहुत ज्यादा जुड़े हुए जो लॉयल कस्टमर होते हैं, लॉयल जो सब्सक्राइबर होते हैं, लॉयल आपके जो बिल्कुल, जिन्हें आप मान सकते हो कि हाँ भाई कल को कोई अड़ी भिड़ी, मेरे को लगता है कि 1,000 लोग ऐसे होंगे कि शायद अगर कभी जीवन में मुझे जरूरत पड़ गई और मैंने
मदद मांगी तो शायद वो मदद करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और ऐसे 1,19,000 में से 1,000 भी निकले ना, तो मैं सोचूंगी कि भगवान की अतीब कृपा है। तो ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है भैया, यहाँ पे किसी के पास इतना टाइम नहीं है। हर कोई वही देखेगा जिसमें या तो उसका एंटरटेनमेंट होगा या उसे सदरी होगी, उसकी कोई प्रॉब्लम। किसी के कहने से कोई कुछ नहीं देखता। नेक्स्ट, आपके लास्ट वीडियो में डिप्रेशन वर्ड बहुत आया, तो ये रियल में होता है क्या? कभी आपको हुआ है? हाँ, और आपकी आईडी मुझे याद है, बहुत पुराने व्यूअर, आपको पता नहीं मेरे डिप्रेशन के बारे में मैंने कई बार बात करी है, जब इनफर्टिलिटी का दौर चल रहा था मेरा। नेक्स्ट, मैं गांव में अकेले अपने बेटे के साथ रहती हूँ। मैम होगा एक बेटा 11 में पढ़ता है। मैं सिलाई पार्लर का काम घर में करती हूँ, सोच रही हूँ दुकान कर लूँ। हस्बैंड बाहर रहते हैं, गांव में अच्छा नहीं लगता, क्या करूँ? दुकान करूँ या नहीं? हस्बैंड बोलते हैं बेटे को 12th कर लेने दो, फिर वह जहाँ पढ़ाई करेगा वहां जाकर दुकान शुरू करना। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। शहर में किराए पर घर दुकान लेना पड़ेगा, गाँव में अपना घर है, तो क्या करूँ? गाँव में दुकान करूँ या फिर शहर में? देखो, सिलाई और पार्लर का काम है आपका, ऑब्वियसली गांव से ज़्यादा शहर में चलेगा, क्योंकि गांव में इन चीज़ों की ज़्यादा कीमत नहीं मिलती। और अगर आपके हाथ में हुनर है तो आपको शहर में ही करनी होगी। लेकिन बात यह है, जब अपना घर है, यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे खोल लो, वही सामान आपका वहाँ पे काम आ जाएगा। जगह वहाँ पे आपको लेनी है, तो ये चॉइस करनी क्यों है कि अभी करूँ या तभी? अगर आपको अभी करनी है, आप अभी गाँव में जमा लो अपना काम, आपके हाथ साफ होता रहेगा, प्रैक्टिस होती रहेगी, सामान आप सारा जोड़ लोगे। जब आप शहर में जाओगे भी अगर अगले साल, तो वहाँ पे जो भी आप ऑफिस लोगे, अपनी दुकान लोगे, यही सामान वहाँ पे यूज हो जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है? नेक्स्ट, दी मेरी बेटी की एज 9 साल है, उसे पीरियड की नॉलेज कब देनी चाहिए? डर लगता है बिना बताए कभी आ गया। आजकल बहुत छोटी बेटियों को पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं, बताने में भी शर्म आ रही है। बेटी को प्लीज हेल्प मी दी। लेकिन भैया कैसे भी करके, अब तो बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज या एक ये यूट्यूब पर भी वीडियो है, माई फर्स्ट पीरियड, वो इसी तरीके की है, जब उस लड़की को पहली बार पीरियड होता है। अब कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चों को बताना, ठीक है? तो उसको वो मूवी दिखा दो, फिर उसके जो सवाल होंगे उनको बहुत ही कैजुअली रिप्लाई कर देना। तो जब आप ऐसे बताओगी कि इट्स अ नॉर्मल थिंग, सबको होता है, तो फिर वो समझ जाएगी। नेक्स्ट, कोई थायराइड के लिए बताया जिससे हमेशा के लिए खत्म हो जाए और डाइजेस्टिव सिस्टम और बालों को टूटना ठीक हो जाए? थायराइड का भैया कोई देसी इलाज सिंपल सा किसी पे हो तो इसी कमेंट पे जाके रिप्लाई कर देना। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच दी आपके आंसर के लिए। मैम में विश्वास एंड धीरज बढ़ गया है मन में, गॉड ब्लेस यू। बस यही मैं चाहती हूँ। नेक्स्ट, हाय दी, मेरा एक 5 साल का बेटा है और अभी जून महीने में मेरी फिर से डिलीवरी होने वाली थी, पर डिलीवरी से 2 दिन पहले मेरा बेबी पेट में ही खत्म हो गया। ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा था। अब ये तीसरा सेक्शन, सी सेक्शन रिस्की होता है, ये मैंने पढ़ा था। इवन इसके ऊपर तीसरे सी सेक्शन पे एक वो भी आया था कमेंट कि हाँ जी मैं भी हो, मेरी भाभी प्रेग्नेंट हो गई थी, किसी ने कहा था, और डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बीच में रख लो, पेट को दोबारा से मांसपेशियों को मौका मिल जाएगा, तब तीसरा सी सेक्शन हो सकता है। और आपका भी मैंने यही जवाब दिया था कि हो सकता है, बट रिस्की रहता है। उस रिस्क को कम करने के लिए आपको दोनों प्रेगनेंसी के बीच का थोड़ा सा टाइम बढ़ाना होगा, फिर होता है, बहुत लोग करवाते हैं। नेक्स्ट, मेरा बेटा भी जब छोटा था तब मारने लगा था मुझे, लेकिन वो उसने मुझे ही सीखा था, इसलिए मुझसे ही सीखा था, इसलिए मैंने उसे मारना बंद कर दिया। बच्चे जो कहा जाता है वो नहीं करते, जो दिखता है वो कॉपी करते हैं, ये बात मुझे समझ आ गई। दूसरी बात, वो जब भी हाथ उठाए आप कोई रिएक्शन मत दो, ना गुस्सा ना समझाना, जस्ट इग्नोर इट। बच्चे कई बार हमारा रिएक्शन और अटेंशन पाने के लिए भी ये सब करते हैं। हम जब उसे कुछ बात मनवाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं और वो नहीं सुनता, तभी हमारा हाथ उठता है। ठीक उसी तरह वो भी कॉपी करेगा, आपसे बात मनवाने के लिए हाथ उठाएगा, लेकिन आप कोई रिएक्शन मत दो। ये 2 चीज करके देखो, 2-4 मंथ में फर्क दिखेगा। ठीक है। हाय दी, मेरी शादी को 21 साल हो गए हैं, पर जब से शादी हुई है तब से जेठानियों के मुंह ऐसे रहे जैसे बंदर ने गुलाब फुला रखा है। मैं सोचती हूँ मेरे से कुछ गलती हो गई, ऐसी क्यों है? लेकिन दी 10 साल तक तो मैंने अपनी सारी एनर्जी सोचने में, अकेले रोने में, भूखी रहकर, टॉर्चर सहकर, बाद के 10 साल उनका सामना करने में, उनके चेहरे सामने आने में। बट दी, जब कोई देवरानी जेठानी को खुद से भी ज्यादा माने
तो खुद का कुछ पता नहीं था, सिर्फ काम काम टॉर्चर माँ बाप का नाम लेकर। बट आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उनके असली चेहरे सामने आए। बट दुख भी बहुत है कि मेरी इतनी उम्र निकल गई, आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे कोई स्किल नहीं आती, बॉडी में सूनापन रहता है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगती हूँ तो कुछ याद नहीं रहता, कोई अपना नहीं है। दी कहने को हस्बैंड अच्छे हैं, बट अगर उनकी मैं ज़रूरत सेक्स कभी पूरी ना हो तो शायद वे अपने रंग पर आ जाते हैं। हाँ, हस्बैंड ने अनलिमिटेड तरीके से बहुत यूज़ किया है। मैं बीए पास हूँ, सॉरी दी, मन भारी हो गया। कोई घर भी नहीं है, अगर फ्यूचर में घर बनाना बनाऊं तो क्या जेठानी के घर के पास खाली प्लॉट है वहां बनाना चाहिए या कहीं और? सबने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मैं डिप्रेस्ड हूँ, या बाहर निकल जाऊं? शहर में मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं, 2 बच्चे हैं। देखो जितना समय बर्बाद हो गया, 21 साल बहुत होते हैं। अब उसको आप चाहें भी तो बदल नहीं सकती। लेकिन अभी जो है ना कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, याद नहीं रहता। देखो जब इतने साल का छूटा हुआ होता है, इट्स वेरी वेरी नॉर्मल, नहीं होता याद। बट आप जब करोगी, लगी रहोगी, धीरे 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 प्रैक्टिस में आएगा ना, फिर आपको याद भी होने लगेगा। अगर आप अपनी पढ़ाई के टाइम पे एवरेज या बिलो एवरेज या अबव एवरेज जैसी भी रही होंगी, पहले आप उस लेवल को पालोगी और फिर आपकी मेहनत और ये कि मोटिव इस टाइम कितना स्ट्रांग है, उसके आधार पे आप उससे अच्छा भी परफॉर्म कर पाओगी। जो लोग कहते हैं ना कि दिमाग एक एज के बाद ठस होने लगता है, उतना याद नहीं होता जितना बच्चे कर सकते हैं, मेरे को भी ऐसे ही लगता था। लेकिन बात होती है कि आपकी इंटेंशन कितनी स्ट्रांग है, और ये मुझे सीटेट में समझ में आया। जितने पेपर मेरे कभी पढ़ाई के समय पे किसी भी क्लास में नहीं आए ना, उससे कहीं ज्यादा नंबर मेरे अब सीटेट में आए 45 की एज में। तो यानी कि एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आप सोच लें कि आपको करना है तो आप अपना आईक्यू बढ़ा भी सकते हो। और ये एक मोटिव है, अगर आपकी एज बच रही है अभी भी, एक और मोटिव है, ये चीज आपको बाहर निकालने में मदद करेगी। इसी को अपना पैशन बनाओ कि मुझे कंपटीशन क्रैक करना है। रही बात ये कि हस्बैंड आपको समझ में आ रहा है कि बस जरूरत पूरी करने के मतलब के हैं, अरे उनसे फिर भी ठीक हो, ये मान के चलो कि आपका घर खर्च निकल रहा है, सब कुछ है, और सोशली ठीक तो है। अगर उनकी एक बात मान के बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है, देन लेट इट बी। नहीं है इमोशनल कनेक्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ से ये उलझन तो नहीं है कि अब बच्चों को लेके बाहर निकलूं, कहाँ रहूं, घर का खर्च कैसे चलेगा। तो ये सब सोच के प्रैक्टिकल डिसीजन लो कि ठीक है, उस सबसे बेटर है यहाँ पे रह लेते हैं और अपनी नौकरी के लिए जी लगा के तैयारी करो, अगर उम्र है तो। है ना, जो हो गया वो हो गया, अब उसे नहीं बदल सकते, लेकिन उसको अब लूप में अगर दिमाग में चलाते रहोगे तो जो आगे के साल हैं वो भी खराब होंगे। नेक्स्ट मैम, हमारी शादी को सिर्फ 6-7 महीने, और हाँ इसमें ये क्वेश्चन रह गया कि घर जो है वो उनके पास ही बनाऊं या अलग। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप हो जाओगी ना मेंटली स्ट्रांग, उन सब चीजों से ऊपर उठ जाओगी, आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको जहाँ सहूलियत लगे, जहाँ आपका बजट सही बैठे, वहां बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मैम, हमारी शादी को सिर्फ 6-7 महीने हुए हैं और कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया है कि डिवोर्स तक बात चली गई। ना वो मुझे समझना चाहते हैं ना मैं उन्हें, पर मुझे इस रिश्ते को बचाना है। वो अभी भी पुरानी गलतियां मुझे गिनाते रहते हैं, गलतियां सिर्फ घर के काम को लेकर, और उनकी बात ना सुनने के बारे में मैंने मेरा बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सब कुछ तो नहीं बता सकती, मुझे रिश्ता बचाना है, तो मैं अब क्या करूँ जिससे इस रिश्ते को नया चांस मिले एंड चीजें ठीक हो। देखो आपने दोनों चीजें पकड़ ली कि घर के काम को लेके और उनकी बात ना सुनने को लेके। अब इसमें घर के काम में परफेक्शन इतने इजीली नहीं आता, गधे हैं वो लोग। मेरी जितनी भी अब फ्रेंड्स सास बन रही है ना, जिनके मेरे साथ कुछ साल बड़ी थी या बच्चे टाइम से हो गए, अब कि सबके बच्चे ना 20 से 30 के बीच में है उनके, तो उनमें से किसी किसी की शादियां भी हो रही हैं। तो वो जिन जिन जो जो भी सास बनती जा रही है ना, मैं उनको यही पट्टे पढ़ा रही हूँ कि भैया तुम वही काम 22-25 सालों से 30 सालों से कर रही हो, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल को एक नई लड़की आएगी तो वो उतने एक्सपर्टाइज तरीके से कर ले या फिर वो उतना ही सीखे। हम ये सोच ही नहीं रहे कि भैया उसने वो पापा की परी बन के पली भी है। मैं यही तो हमेशा कहती हूँ, गलती वहां हो गई अब हमारी सोसाइटी में कि माँ बाप तो बदल गए लेकिन सास ससुर और ससुराल नहीं बदला। यहाँ वो पापा की परी बन के जा रही है, भाई बहन बराबर पल रहे हैं, सारी चीजें एक सी हो रही हैं, वहां जाके फिर वो बहू बहू ही है, बहू तो बेटा बन नहीं रही। तो ये प्रॉब्लम होती है। वो गधे हैं जिनको बिल्कुल ये चाहिए कि भाई एकदम, ये मेरी मम्मी तो ऐसा करती थी, ये ऐसे क्यों नहीं करे। अबे देख तो लो, शुरू कहाँ से कर रहा आदमी, पर नहीं देखते।
ठीक है। अब उन्हें हम बदलना नहीं चाह रहे, बदल सकते हैं, चाह तो रहे हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, वो घर का काम तो परफेक्शन आते आते आएगा कि आपकी सास और पति के मुंह सीधे हों। जो पहला और आसान तरीका है वो ये है कि जो ये हो रहा है ना, मेरी बात नहीं सुनती, थोड़ा सा अगर ये है कि भाई मुझे रिश्ता बचाना है, ठीक है, अब आपका स्टैंड क्लियर है, आई अप्रिशिएट। अब रिश्ता बचाना है ना, तो जो उनकी बात सुनने वाला, कि आप पहले जिस भी बात पे आपको लग रहा है नहीं, आप कह रहे हो नहीं, अगर आप हाँ कह के, इतनी बड़ी बात नहीं है, चलो ठीक है, किसी एक की मर्जी चलनी है, इनकी चल जाए, जितना हो सके उनकी बात सुनना धीरे धीरे शुरू कर दो। जिन बातों पे बहस करती थी, उन बातों पे बहस करना बंद कर दो, ठीक है कह के खत्म। ये नहीं कह रही कि हाँ मैं हाँ मिलाओ, या खुश होकर रजामंदी दो कि जी हाँ जी बिल्कुल बढ़िया, यही होना चाहिए, जस्ट ठीक है, बस बात खत्म, बहस मत करो। तो एक स्टेप जब क्लियर हो जाएगा ना कि मेरी बात नहीं सुनती, उन्हें लग रहा है मेरी बात सुनती है, वहां पर अपने आप ढील दूसरी साइड आनी शुरू हो जाएगी। वहां पर यह है, धीरे धीरे वन बाय वन काम में मास्टरी करना शुरू करो, सारे काम एक साथ नहीं आएंगे। अब इसमें देखो कि सबसे ज्यादा कलेश किस चीज पे होता है। कई घरों में खाना सबसे इम्पोर्टेंट है, कई घरों में सफाई सबसे इम्पोर्टेंट है, कई घरों में पूजा पाठ नियम ये सब सबसे इम्पोर्टेंट है, कई घरों में रिश्तेदारी निभाना। तो आप ये देखो कि आपके घर में क्या इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, सबसे पहले उस स्किल पे काम करो कि भाई मुझे यहाँ इस जोन में परफेक्ट होना है, फिर दूसरे पे जाओ, फिर तीसरे पे। लेकिन आपको और आपके हस्बैंड का रिश्ता तो देखना आप 15 दिन में ही सुधर जाएगा। और रही बात ये जो पुरानी गलतियां सुधारते रहते हैं, उसके लिए सिंपल ये बोलो कि आपके पास कोई तरीका है जिससे मैं बैक में जाके उन्हें बदल सकूं। हालांकि मैं कह दो कि हालांकि मैं वो नहीं हूँ, इससे कन्विंस नहीं हो कि हाँ मेरी गलती थी, लेकिन अगर आप मुझे बार बार गिनवा रहे हो तो कोई तरीका है जिससे मैं बाद में जाऊं, पिछले टाइम में उसको जाके चेंज कर सकूं। ऑल आई कैन डू दैट कि अब ऐसी सिचुएशन आएगी तो शायद अब मेरा रिएक्शन ये नहीं होगा। एक आध बार अगर आप शांत दिमाग से, शांत चेहरे से, बिना गुस्से और बिना रोए, बिना तरस की अपेक्षा करे कि मुझे माफ कर दो, अगर आप ये कर पाए तो ना तो आप गिल्ट में जाओगी कि आप हार गई, आप घुटनों पे आ गई। आप सिंपल ये मान के चलो कि एक चीज है बिगड़ गई है और आप उसे अब स्टेप बाय स्टेप ठीक कर रहे हो, बस। तो आपको बिल्कुल भी बेचारी वाली फीलिंग नहीं आएगी, ना हारने वाली फीलिंग आएगी। आप एक एक मुद्दा पकड़ोगे और सुधार लोगी। अपने आप को बिगर पर्सन मान के चलो कि उनमें इतनी बुद्धि नहीं है, वो सिर्फ बिगाड़ना जानते हैं, सुधारने की जिम्मेदारी अब मैंने उठाई है, मैं सब कुछ ठीक कर दूँ, है ना। और अभी मान के चलो कि ये टाइम अभी उनका है, जब चीजें आपके हाथ में आ जाएंगी ना फिर आपका टाइम भी आएगा। नेक्स्ट, मेरी 6 साल की बेटी पढ़ाई में बहुत तेज है, अब तक फर्स्ट आई है। वही 5 साल का बेटा, उसकी पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं, शुरू से लगा था पढ़ने लगेगा, पर अब वो एलकेजी में है, 3 साल का हो चुका है। स्कूल जाते हुए जाकर पता है स्कूल में क्या दिक्कत है, उसका मन ही नहीं है पढ़ने का। हर बच्चा एक सा नहीं होता भाई, यू जस्ट वेट एंड वॉच। और जब भी कोई अच्छा टीचर या घर का माहौल उस तरीके का लगातार होता रहेगा, बच्चे ट्विस्ट होते हैं, किसी एक साल में वो अपने पिछले कई सालों का कवर कर लेते हैं। तो जस्ट बी पेशेंस। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया समझाते हो आप जी, थैंक यू। मेरा जवाब तो नहीं दिया, 3 बार भेजा, जेन्युइन और सीरियस प्रॉब्लम है, जबकि आलतू फालतू प्रश्नों के देती हैं आप। हिंदी में भी लिख के भेजा था, आज अनसब्सक्राइब कर रही हूँ। थैंक यू जी, क्या बोलूं, मैं तो लाइन से पढ़ रही हूँ सारे क्वेश्चन। या तो टाइमिंग आपकी गलत हो रही है कि मैं शूट कर चुकी हूँ, और आप मेरे छुट्टी थी आज, व्रत था, फिर भी मैं रात को ही शूट कर रही हूँ, ताकि कोई दोपहर में करेगा कमेंट ये सोच के कि दीदी रात में शूट कर रही है तो उनका छूट ना जाए। इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। आप अनसब्सक्राइब कर रही हैं, आपकी मर्जी है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती कि क्या करिए आप। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी जॉब को 41 साल हो गए। मेरी लास्ट पोस्टिंग प्लेस खुद ही बहुत ही खराब जगह पर था, जहां मैं 10 साल रही, बट वहां बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो गए, बड़ी मुश्किल से अब ट्रांसफर हुआ वहां से। लेकिन जिन लोगों से ट्रांसफर के लिए बोला वो सब अब एहसान जताते हैं कि हमने करवाया आपका ट्रांसफर। उनमें से एक आदमी जो मेरी पहले की पोस्टिंग प्लेस पर पॉलिटिकल अप्रोच में था, वो बार बार कॉल करता है, बोलता है मैंने करवाया आपका ट्रांसफर, अब मेरा काम कर दो। उसका इरादा नेक नहीं है। जब मैं वहां पर थी तब कॉल पर बात होती थी, क्योंकि वो मेरी दीदी के ससुराल में रिलेटिव है। मुझे पता भी था कि उसकी नीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे मेरी नौकरी की वजह से
बात करनी पड़ती थी, अब डर लगता है मेरा ट्रांसफ़र हो गया है तो वो कहीं दोबारा मेरा स्कूल डिस्टर्ब ना कर दे। अभी भी मुझे कॉल करके एहसान जताता है। मैं क्या करूँ, मैं मैरिड हूँ, मेरी 2 बेटियाँ। देखो ये ना, जब तक आप खुद नहीं टूटोगी, कुछ नहीं कर सकता वो, ठीक है? अब आप उसके लिए ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा। अब यहाँ हमारी प्रायोरिटी होती है, जैसे अब आपको लगा कि भई उसका नियत खराब है, फिर भी आप अपनी नौकरी से करवाने के लिए, वहाँ से पीछा छुड़ाने के लिए, आपको पता था कि आप क्या कर रही हैं, लेकिन फिर भी आपने उसको एक प्रलोभन सा उसको लगा और आपने उस में बना रहने दिया। अब वो अपनी कीमत वसूलना चाह रहा है। तो स्टार्टिंग गलती की आपकी साइड से हुई है। अगर बात इज़्ज़त पे आ जाए ना, तो कोई भी और चीज़ उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, और जब आप सोचती तो दूसरा रास्ता भी निकलता। लेकिन ऐसे गलत आदमी से सपोर्ट लेना आपके लिए आगे जाके परेशानी का कारण बनता है। बट अभी भी इतनी चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आप अपनी जगह पे अड़ी रहेंगी, कोई बकवास नहीं सुनेंगी उसकी, उस तरीके की कोई डिमांड जो वो अनयूजुअल करे, गलत डिमांड करे, आपको नहीं पूरी करनी है तो आप नहीं पूरी करेंगी। क्या ही कर लेगा, मान के चलो। दूसरे स्कूल में कुछ कलेश करेगा, ये वो सब झेला जाएगा, लेकिन भाई ये नहीं झेला जाएगा कि हम शादीशुदा हैं और किसी के साथ फिर हम गलत काम करने के लिए राजी हों। एक बार मान गई आप इस चीज़ के लिए, सोच लो किस नरक में जाके फँसोगी। तो तैयार रहो कि ठीक है भाई, तुझे जो करना है कर। जब तक, पहली बात तो जब तक वो सीधे शब्दों में ना कहे कुछ, आप उसको अंडरस्टूड करके या कुछ और नहीं, फ़ोन पे आप रूखी-सूखी बातें करो, दीदी के यहाँ रिश्तेदार है, वहाँ भी बात पहुँचाओ। इस तरीके की चीज़ें हैं कि भई उन्होंने करा था। अपने पति को लेके जाओ, मिठाई का डिब्बा, पैसे, वहाँ जो पकड़ाने हैं वो पकड़ा दो। अपने हस्बैंड के अलावा उससे कभी मिलो मत। नंबर भी अपना वहीं से बात करो कि भैया इस पे ही बात करो, आपके हस्बैंड के नंबर पे ही कॉल आए। अपने फ़ोन में से नंबर भी ब्लॉक ही रखो, उसे बताओ मत, है ना? तो आप अपना क्लियर रखो स्टैंड, उसके नज़रों में सामने से साफ जाना चाहिए कि आप किसी मूड में नहीं है उसकी कोई भी गलत मांग मानने के। और प्रिपेयर्ड रहो, अगर जलील आदमी है कुछ करेगा भी तो देखी जाएगी, लेकिन ये बहुत गंद मच जाएगा लाइफ में अगर आप आपने सोचा कि सुन लेती हूँ उसकी। नेक्स्ट, दी प्लीज रिप्लाई करना, मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है पर मुझे आप में बड़ी बहन दिखती है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे और आपके परिवार को। आई लव यू दी। मैंने गेस्ट फैकल्टी में जॉब करती हूँ, 11 to 5 टाइमिंग है। मैं एमपी पुलिस की तैयारी कर रही हूँ और मेरा एग्ज़ाम 3 से 4 महीने के अंदर है। मेरा सिलेबस नहीं अनकम्प्लीट है और मेरा मैथ्स भी बहुत कमज़ोर है। मैं कैसे क्या पढ़ाई करूँ, मैनेज करूँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, 6:30 जाता है, 8 जाता है और मैं स्कूल आ जाती हूँ 11 बजे। घर का काम करना रहता है, घर में मेरी मम्मी है जो मेरी हेल्प कराती हैं, बस मेरी मम्मी भी मेरे साथ थी, जॉब पर आती हैं। मैं पढ़ाई को कैसे क्या मैनेज करूँ, प्लीज़ बताना। मैथ, रीजनिंग और साइंस का ज़्यादा वेटेज है एमपी पुलिस में, और जीके जीएस कैसे कंप्लीट करें? देखो, एक तो ऑनलाइन जो तैयारी करवाते हैं जैसे सीटेट वगैरह के, यूपी पुलिस की भी वो करवाते हैं, है ना? अगर आपने ऐसा कोई बैच ले लिया, कोई चैनल आपने पकड़ लिया कि भाई इसकी क्लासेस हैं, तो आपको इतनी प्लानिंग खुद करनी नहीं पड़ती, वो खुद ही प्लानिंग के हिसाब से सारी क्लास करवा देते हैं। ठीक, दूसरी चीज़, किसी घर का काम करना होता है, बच्चा स्कूल जाना होता है, आपका पेपर है 3-4 महीने के अंदर, और ये सारी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट 20-25 साल बच्चों के पढ़ाई के, समझ लो कम से कम 12-15 साल, और घर तो सारी ज़िंदगी का है जब तक हम जिंदा रहेंगे। जब आप ऐसे सोचोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये 3-4 महीने आपको कहाँ देने चाहिए। तो घर को डालो सर्वाइवर मोड पे, और बच्चों को ये है कि भैया तैयार करना, उनका टिफिन, यूनिफॉर्म, इतना बहुत ज़रूरी है कि वो समय पे पहुँचे, फीस वगैरह उनकी जाती रहे। बाकी होमवर्क में कभी कुछ काम छूट गया, कोई टेस्ट में नंबर कम आ गए, तो इट्स ओके कहना सीखो, 3-4 महीने की बात है। और इतने बड़े बच्चे आपके हैं नहीं कि उनका बोर्ड है या कोई साल खराब हो जाएगा। तो अपनी प्रायोरिटी देखो कि इस टाइम पे ये है। अब ये कि करना कैसे है, तो वो मैंने आपको बता दिया। खुद से करोगे बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। दूसरी चीज़, मैथ बहुत कमज़ोर है, तो अगर आपको लगता है तैयारी करने से हो जाएगा तो उस पर टाइम वेस्ट करो, नहीं तो जो चीज़ें आप कर सकती हो उस पर करो, और मैथ सिर्फ इतना करो कि जिसमें आप पास हो जाओ। बात ये होती है। तो ऐसा कोई चैनल अगर अभी तक नहीं देखा है
जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा था, ऐसे टीचर एकेडमी जिसका मैंने करा था वो यूपी पुलिस के भी करवाते हैं, और सचिन एकेडमी भी। तो इन लोगों के चैनल पे वीडियो देख लो, पूरी पूरी क्लास है, अपना काम करते रहो, कान में ईयरफोन लगा के सुन लो, धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगता है। 15-15 मिनट, 20-20 मिनट के बीच में भी स्लॉट निकाल के पढ़ लिए, हो जाएगी तैयारी। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। अब सोच के देखो ना, घर के काम के चक्कर में सिलेक्शन ना हुआ तो सारी जिंदगी घर का काम और बच्चों को स्कूल भेजना है, लेकिन एक बार सिलेक्शन हो गया तो जिंदगी चेंज हो जाती है, फिर जॉब लग जाती है। तो भाई ये देखो कि इन 3-4 महीने में क्या जरूरी है। अब ये क्वेश्चन देखो, कह रही है कि जैसे ये कह रही थी ना, अब ये देखो 1, 2, 3, चौथे पे जाके खत्म हो रहा है ना। तो ऐसा 1-2 क्वेश्चन मैं छोड़ देती हूँ, एक पिछली बार छोड़ा था और एक अब मैं ये छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट, हेलो मैम, ओवर थिंकिंग को कम कैसे करें? काम शुरू करके। ओवर थिंकिंग मतलब सोचना ज्यादा हो गया है, काम करना शुरू कर दो, बॉडी एक्शन में आती है, ओवर थिंकिंग अपने आप कम हो जाती है। नेक्स्ट, दी थैंक यू सो मच। मेरी सासू माँ हमारी हेल्प के लिए हमारे पास आई हैं, बट हेल्प के नाम पर कुछ नहीं, बस मेरी छोटी बेटी को लेकर बैठी रहती हैं। मुझे लगता है वो दोनों बड़ी हैं, उनको घूमने ले जाएं, थोड़ा टाइम मुझे भी मिल जाए, बट बोल नहीं पा रही, मेरे हस्बैंड से ही बोल पाऊंगी, बोल दूं क्या? देखो, जो सामने वाला कर रहा है उसके लिए ग्रेटफुल होना सीखो, है ना। और आपको जैसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये भी कर लें, तो आप आराम से उनसे बात कर सकते हो, लेकिन उन्हें बाउंड नहीं कर सकती। उनको जो आराम से लग रहा होगा कि मैं कर सकती हूँ, वो कर रही हैं, है ना। तो आप एक सजेशन के तौर पे दे दो। हस्बैंड से कहना, ये वो इतना बॉन्ड ना सास से अपना खुद रखना चाहिए कि हमारी कोई बात है तो हम उससे सीधे कह सकें। आपके बच्चों को पालने में अगर हेल्प कर रही हैं तो ऑलरेडी आपकी एक बनी हुई है ना रिदम, खुद बात करो मेरे हिसाब से तो ज्यादा अच्छा लगेगा उन्हें। नेक्स्ट, थैंक यू मैडम, 33 मिनट्स पे आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया। मेरा भाई इंदौर से जयपुर आया था घर देखने के लिए, उसने बोला कि दीदी आपका घर का दोनों साइड ओपन प्लॉट है, तो रहना आना पानी नींव में जाएगा, रेन आने पर पानी नींव में जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्या सोल्यूशन है? ऊपर मैंने 2 रूम किचन बाथरूम बनाए हैं और स्पेस मैंने ओपन स्काई एरिया रखा है, तो बरसात का पानी रूम में जाए तो क्या करें? साइड पे वॉल पे वाटर प्रूफ पेंट करवाए हैं मैंने, घर इंजीनियर को बनाने को दिया है, वो बिल भी नहीं देता, 18% रुपीज देने के लिए बोलता है। मेरा बजट भी अब इतना ही है। जयपुर से मैं आप सबका चैनल, आपका सभी चैनल देखती हूँ और स्टेटस पर भी लगाती हूँ। देखो अब ये है, वो आप और 2-4 ना बिल्डर से बात कर लो कि भैया ये अगर खाली प्लॉट होते हैं तो क्या होता है। भाई बारिश का पानी तो, अब हमारे तो दोनों तरफ मकान बने हुए हैं, फिर भी जब बारिश आई, जब हम घर में गए थे वापस यहाँ आए, तो जमीन में से सीलन आती है, उसका क्या करेंगे? तो वाटर प्रूफ पेंट करवा दिया, ठीक है। और प्लॉट खाली जो पड़े हैं वो कितने दिन खाली रहेंगे? अपनी दीवारें मजबूत करके बनाओ, ठीक है। और वाटर प्रूफ पेंटिंग जो करवाते हैं बाहर की तरफ से वो करवा लो, एंड मजे से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन बाद, अभी प्लॉट खाली छूट कहाँ रहे हैं, तो सब जगह इंसान बसे पड़ रहे हैं, कुछ दिन बाद वहां पे भी कोई बना लेगा। लेकिन ये जमीन से जो सीलन आती है, इसका कोई बहुत ज्यादा कहीं पर भी इलाज है नहीं, अच्छी खासी जगहों पर भी थोड़ी बहुत सीलन आई जाती है। नेक्स्ट, हाय दी, मोस्टली पतिदेव अपने को ही ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, मेरे वाले भी खुद से घर खर्चे चलाकर खुद को मास्टरमाइंड समझते हैं, पर मुझे लगता है काम औरत बेहतर ढंग से जानती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं विशाल मेगा मार्ट से 1000 रुपए का जितना परचेज कर लूंगी, वो इधर उधर की शॉप से 1500 का करेंगे। इसके चलते कुछ जरूरी सामान लेने से रह जाता है। मुझे इस चीज का बुरा लगना चाहिए कि नहीं? कोई सोल्यूशन हो तो बताइए। आप हमारे लिए गूगल, चैट जीपीटी सब हो। गॉड ऑलवेज ब्लेस यू। आप ये अपनी जो 1000 वाली शॉपिंग है, सेम शॉपिंग उन्हें करके जब करते हो तो दिखा दिया करो कि मैं इतना ही सामान 1000 में लाई हूँ, और आप 1500 में, ये 500 और काम आ जाते। होगा क्या, 1 महीने डबल चीज आएगी। ऐसी चीज लो जो यूज हो जाए और 2 महीने की चल जाए, लेकिन एक बार आप करके दिखा दोगे तो प्रूव हो जाएगा, सत्य को प्रमाण नहीं चाहिए। नेक्स्ट, मैम क्या गवर्नमेंट स्कूल में पीटीएम होती है? जी, वहां तो पीटीएम नहीं, पता नहीं क्या क्या होता रहता है, पढ़ाई के लिए होश कम मिलता है,
और काम ही होते रहते हैं, ये रैली, वो गोष्ठी, ये वो पता नहीं क्या क्या। पीटीएम का हमें पता तो रहता है बच्चों के हमारे स्कूल में कि भैया 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार। वहां तो पता ही कुछ नहीं कि कितनी बार माँ बाप को बुला के उनके साथ मीटिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट, हेलो गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हो? आपकी हर वीडियो देखती हूँ, बहुत मोटिवेशन मिलता है, थैंक यू। किसी से और से काम करवाना क्यों इतना मुश्किल है? फुल टाइम मेड है, उसको उसकी वीडियो दिखाई पर वो ज्यादा से ज्यादा काम ठीक से नहीं करती है। मैं इरिटेट हो जाती हूँ, मेरी कंडीशन खुद से करने वाली है नहीं, अपना गुस्सा अनमैनेज्ड, घर का कैसे काम करो? भैया ये मुझे लगता है एक पैकेज है, जब आप मेड रखते हो ना तो ये इरिटेशन उसके साथ पैकेज में आती है। बहुत ही बुरा, मतलब मेरे से तो हैंडल नहीं हुई थी, इसलिए मैंने तो हटा दी भैया। अब यही चीज है, बैठे रहो उनका मुंह देखते रहो, इरिटेट होते रहो, फिर छुट्टी कभी ढंग से नहीं करा, दुनिया भर की चीजें। लेकिन मुसीबत है, अब आप मान के चलो कि भैया आपके खुद करने की कंडीशन नहीं है, तो जब इस चीज को याद कर लोगी तो गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा। क्यों समझ में आ जाएगा ना कि क्यों इसको झेलना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी नहीं है कंडीशन, आ जाएगा सबर अपने आप। नेक्स्ट, दी मेरी एक फ्रेंड है, उसके सास उसके साथ काम करवाती तो है पर उसको बाद में किसी न किसी बहाने से सुनाती है, एहसान दिखाती है, इसलिए वो चाहती है कि सास काम ना करे, पर सास जबरदस्ती घुसती है, फिर बाद में उसको नीचा दिखाती है कि कौन करता है, इतना एहसान दिखाते हैं, वह क्या करे? देखो, ऐसे एहसान वाले का मेरा हमेशा से एक इलाज रहता है, उनसे पहले आप उनकी खुद तारीफ करना शुरू कर दो, और जितना काम कर रही हैं उससे ज्यादा अगर कर सकती हैं तो देना शुरू कर दो। गा वो अब भी रही हैं, गाएंगी तब भी, लेकिन गा रही हैं, काम करके गा रही हैं, इट्स ओके। उनसे पहले आप गाने गाने शुरू कर दो कि हाय मेरी सास तो बहुत काम करवाती है, मम्मी ना हो तो मेरे तो किचन ना सब, बेस्ट होता है ये। नेक्स्ट, मैम मैंने बाहर जाने की बात करी तो मम्मी ने चाचा चाची दादी दादा माँ सबको बुला लिया, सब लोग मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं, आजकल टाइम बहुत खराब चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी मम्मी को मैंने बोला वो तो अभी भी हो सकता है, मैं कौन सा रोक लूंगी? ऊपर से भाई कॉल कर बोला परिवार भी चाहिए होता है, तुम अकेले नहीं जी पाओगी। मैंने बोला वही परिवार तो खाना खाने को भी मना कर दे अगर एक काम ना किया तो। मुझे नहीं पता मैं सही हूँ या गलत, अगर प्रॉपर्टी प्यार सब भाई को मिला तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी होनी चाहिए। मेरे इससे हमेशा सबकी नफरत और काम ही आया है, काम इनको लड़कों वाले चाहिए, और हक की बात करो तो तुम्हारा घर नहीं है। मैं अपनी मर्जी से एक बेडशीट भी नहीं खरीद सकती, मम्मी बोलती हैं अपने घर करना मन की। निकल जाओ यार यहाँ से, जो मुझे समझ में आता है। नेक्स्ट, हेलो मैं, और बता है जब तुम लगी रहोगी ना इस बात पे, अभी तो सब प्रेशराइज कर रहे हैं ये वो इसीलिए कि तुम बदल दो अपना डिसीजन, जब डिसीजन नहीं बदलोगी ना फिर जाने देंगे, और फिर बाद में नॉर्मल भी हो जाएंगे सब। नेक्स्ट, हेलो मैम मेरी गुड़िया 7 साल की है, शादी को 9 साल हो गए, लेकिन मेरी मन नहीं मानता दूसरे बेबी को करने का, क्योंकि मुझे डर रहता है मेरा शरीर खराब हो जाएगा, और कोई किसी का नहीं करता, मेरी सास भी बीमार रहती है, ससुर है नहीं, पति भी इतना फिजिकल टाइम नहीं देते, तो मुझे दूसरे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं? और फिलहाल मैं भी जॉब करती हूँ टीचिंग की प्राइवेट स्कूल में। देखो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, लेकिन दूसरा बच्चा करने से शरीर खराब हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता, शरीर रिकवर तो कर जाएगा दूसरे के तीसरे बच्चे के बाद भी, अगर हमने उस टाइम पे अपना प्रॉपर ध्यान रखा है और दोनों बच्चों के बीच में गैप है। लेकिन जॉब की वजह से या कुछ भी है, अगर आपका मन नहीं है देन इट्स ओके। भाई मेन कोई मदद कर दे तो ठीक, वरना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी ही है ना, और अगर हम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे तो हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, मेरी फ्रेंड ने शादी से पहले मम्मी पापा की सिटी में जॉब की थी, वहां सब उसे जानते हैं और उसे रोज लोगों के 100 सवालों का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो दूसरी सिटी में जॉब करने का सोच रही है। सैलरी भी अच्छी मिलेगी, नए लोग भी होंगे, यहाँ रहकर उसे रोज पुरानी बातें याद आती हैं और दिल दुखता है। उसका पति कह रहा है कि मुझे एक मौका दे दो, उसने कहा कि अगर अपने आपके फैमिली मेंबर्स साइन करके दें कि वो शराब नहीं पिएगा तो मैं अभी साथ चलूंगी। शादी को 3 साल हो गए, अब उसे क्या करना चाहिए? भाई मुझे ऐसा लगता है कि साइन करके देना भर क्या ये हो जाएगा प्रूफ, मतलब गारंटी दे देगा उसको लग रहा है? हमने साइन करके दे दिए, कल को हमारा लड़का फिर पी के आ गया, हम माफी मांग रहे हैं, बेटा हमने क्या करें, ये रिपीट होने की संभावना है ना। तो ये साइन वाला जो इशू है ये कोई फुल प्रूफ प्लान है नहीं, लेकिन अगर
वो करके दे देते हैं साइन, तो इसका मतलब ये है कि फिलहाल वो पूरी फैमिली चाहती है कि भाई आ जा वापिस। तो अगर वो करके दे देते हैं तो वो एक चांस देने के बारे में सोच ले, नहीं तो है ही कि जब उसने मन बना लिया कि मुझे अलग रहना है तो फिर रहे। और आप उसने अपने दिमाग से सोचा कि मैं ये करके देखती हूँ, करके देखना वो ठीक है, एक स्टेप वो लेंगे, ये प्रूफ हो जाएगा कि वो चाहते हैं आपको वापस लेना, लेकिन इससे ये प्रूफ नहीं होएगा कि आपका पति दोबारा शराब नहीं पिएगा। इससे फैमिली की इंटेंशन समझ में आ जाएगी फिलहाल के लिए। नेक्स्ट, झगड़े के टाइम अपने आप को शांत कैसे रखूं? हस्बैंड नार्सिसिस्ट है, मैनिपुलेशन करके हर चीज के लिए मुझे ब्लेम कर देते हैं, सब कुछ उनके हिसाब से करो तो ठीक, वरना लड़ाई। ज्यादा बार तो उनके हिसाब से भी करो तो उसमें भी नुक्स। कभी कंटेंट कर नहीं सकते, ऐसा लगता है रोज कंटेंट कर ही नहीं सकते, ऐसा लगता है रोज जंग लड़ने के लिए तैयार रहो। फिर जब मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं अपना पक्ष रखूं तो तुम बहस कर रही हो, मुझे तो कुछ बोलने ही नहीं देती, मुझे बहुत घुटन होती है, क्या करूं? उन्हें तो ठीक नहीं कर सकती, बच्चे छोटे हैं इसलिए छोड़ भी नहीं सकती, पर मन नहीं करता ऐसे मैनिपुलेटिव आदमी के साथ रहने का। करती रहो बहस, है ना। अब वो कह रहे हैं कि जी तुम तो मुझे बोलने नहीं देती, तो वो कह दो कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है ना, अब तुम मुझे नहीं बोलने दे रहे थे तो मैं अपना पॉइंट कैसे रखूं। बात ये आती है। तो ऐसे आदमी को जो मैनिपुलेटिव हो, आप भी बातों से ही हरा सकते हो उसको। जो मैंने अभी कहा था ना कि जो जैसे खेलता है उसका उसी हिसाब से खेल के हरा सकते हो। तो अगर कोई मैनिपुलेटिव है तो यू ऑल्सो शुड बी मैनिपुलेटिव विद हिम, उसको उसी की बातों में फंसाओ। अब तुम बहस करती हो, सीधे कह दो आई डोंट हैव एनी चॉइस, मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन अपनी बात रखने का मेरे पास कोई और तरीका ही नहीं। नेक्स्ट, दीदी मेरे देवर हमारे घर से दूर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो हर वीकेंड पर आते हैं, मैं उनके लिए सुबह 3 AM उठकर खाना तैयार करती थी, बट जब से उनकी शादी हुई 6 मंथ से मेरी देवरानी और सास मिलकर बनाते हैं, मैं नहीं उठती। दीदी अभी कुछ दिनों पहले हम सब पार्टी में गए थे, शाम को मेरे हस्बैंड नहीं गए और मेरी देवरानी भी नहीं गई, क्योंकि उस दिन उसके हस्बैंड आ रहे थे, उसने उनके लिए खाना बनाया। देवरानी ने पूछा भी कि भैया आपके लिए कुछ ले आऊं? मेरे हस्बैंड ने बोला थोड़ी देर बाद मैं बताता हूँ। थोड़ी देर बाद मेरी जेठानी की बेटी से हस्बैंड ने बोला कि चाची से बोल दो एग ऑमलेट बना देगी। वो आई बोलने, तभी मेरे देवर ने बोला कि वीकेंड में एक दिन में आता हूँ, इन कामों में उलझी रहेगी क्या? उन दोनों ने एग जेठानी की बेटी के हाथ में दे दिए कि तुम बना लो। मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आया कि मेरी वाइफ तो 3 बजे उठकर भी खाना बनाई है, तब वो कुछ नहीं बोले। अब देवरानी अपने घर जा रही है 1 मंथ के लिए, क्या मुझे अपने देवर के लिए पहले की तरह उठकर खाना बनाना चाहिए? मेरे हस्बैंड तो मना कर रहे हैं, बट दी फिर मेरी सास बनाएगी और मुझसे मुंह बुलाएगी कि मेरे बेटे का खाना नहीं बनाती। मेरा रूम किचन के पास ही है, मुझे सबसे पहले जाना पड़ता है, देवरानी तो ऊपर रहती है, वो कभी भी पहले नहीं आती। बताएं मैं क्या करूं? अपने हस्बैंड की बात सुनो, वो कह रहे हैं नहीं तो नहीं। नेक्स्ट, हेलो दी मैं भी टीचर हूँ, 2 बेटियां हैं, मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट से 300 किलोमीटर दूर अपने हस्बैंड बच्चों के साथ रहती हूँ, ट्रांसफर के इंतजार में, अभी तक 7 साल से ही पड़ी हूँ। कभी सोचती हूँ अपना घर बनवा लूं क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, बड़ी बेटी भी 7 में है, क्या मुझे यहाँ अपना घर बनवा लेना चाहिए या रेंट पर ही रहना चाहिए? रेंट पर ही रह लो, अगर आपका होम टाउन में है घर अच्छा तो रेंट पर ही रह लो। अगर आपको लग रहा है कि चीजें ठीक नहीं है तो रेंट पे अच्छा घर ले लो, है ना। अब 300 किलोमीटर दूर है, सोचो आपने वहां पर अपना घर बना लिया तो इन फ्यूचर एक प्रॉपर्टी रहेगी, या फिर आप ये मन बना लो कि भाई मुझे शहर अब पसंद आ गया, हम यहाँ पे अपना जीवन काट सकते हैं, तब ठीक है कि भाई चलो हमने यही घर बना लिया, हम यहीं रहना सहना कर लेंगे, तब तो ठीक है। लेकिन सिर्फ जॉब की वजह से कर रहे हो तो रेंटेड, अगर आपका अभी लग रहा है कि अपने हिसाब से नहीं है, आज़ादी नहीं, थोड़ा बड़ा ले लो, ज़्यादा अच्छे टर्म एंड कंडीशंस के साथ। नेक्स्ट, क्योंकि प्रॉपर्टी ना देखो बढ़ा तो लो, फिर उसकी देख रेख की जिम्मेदारी भी रहती है, और दोनों अगर वर्किंग हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, नमस्ते दीदी मैं रितु दिल्ली से, मेरे पड़ोस में कीर्तन था, मैं पहले से गई हुई थी, बाद में सास गई और मुझे देखकर बोली मुझे तो ऐसा लगा कोई बिहारन बैठी है, सबके सामने बोल दिया, मैंने हंस के टाल दिया, क्या मैंने सही किया? बड़ी टॉक्सिक सास है, पर सही है, वही है, अब सबके सामने क्या जवाब देना, वरना दे तो सके थे कि मम्मी चश्मे का नंबर बढ़वा लो, अपनी बहू ना पहचान में आई। कह तो सकती ही थी, लेकिन चलो
सही करा, इग्नोर सबसे बड़ा। मैम मैं जॉब नहीं करती, मेरे हस्बैंड मुझे 2500 मेरे पर्सनल खर्चे के लिए देते हैं, उसके अलावा उन्हें कुछ दिलाने के लिए कहती हूँ तो मना कर देते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरा बात करने का मन नहीं करता। फिर कुछ सोल्यूशन बताएं बहन। 2500 भी नहीं मिल रहे लोगों को, तो मिल रहे हैं उसको तरीके से खर्च करना सीखो बजाय और वो बढ़ाने के। दी प्लीज बताएं कि 40 बच्चों की क्लास है, पीरियड को शुरू कैसे करें, स्पेशली अगर बच्चे 6 to 10th क्लास के हो, ताकि बच्चों का टेंशन बना रहे। और एंड कैसे करें, मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर है, मैं उसे कैसे और इंटरेस्टिंग बना सकती हूँ। आप ना चैट जीपीटी से अपना लेसन प्लान बनवा सकती हो, वो आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना देगा, अगर आपका नॉर्मली दिमाग में ऐसी चीजें नहीं आती इंस्टेंटली। वरना मैं तो जो पार्ट मुझे पढ़ाना होता है ना, उसको रियल लाइफ से जोड़ा और कुछ भी उससे पहले बता दिया कि अरे पता है मैंने एक कहानी पढ़ी कल, और ये पता है मैंने फोन में एक नया फीचर देखा। कंप्यूटर तो ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसमें इतनी सारी चीजें की, अरे तुम्हें पता है मैंने एक नया वो देखा, इसमें ऐप ऐसा आया, बहुत बढ़िया लगा यार मेरे को तो, चलो तुम्हें बताती हूँ। है वो खुद ही करने लगते हैं कि मैम जी बताओ। या आप में से किसी ने देखा है कि अभी तक वो मुझे ये वाला ये चीज नहीं करनी आई, ऐसे आप जैसे उनको रियल लाइफ उनकी जुड़ेगी ना, बच्चे इंटरेस्ट लेने लगते हैं। सीधे किताब में ले जाओगे तो नहीं। नेक्स्ट दीदी, मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई थी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हस्बैंड कहीं और इन्वॉल्व हो रहे थे। हस्बैंड तो अब उस लड़की ये सब खत्म कर रहे हैं, साथ में भी ठीक से रह रहे हैं, बट अब मेरी सास ने नया ड्रामा स्टार्ट कर दिया। मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ, वो वहां जेठानी का सामान रखने को कहकर मेरे रूम से मेरे दहेज का सामान हटाने को बोल रहे हैं। ऊपर 3 रूम है मेरे पास, नीचे जेठानी को भी 3 रूम है, बट सास नंदे ससुर सब नीचे सोते हैं, तो 2 रूम उन्होंने ले रखे हैं। अब मैं क्या करूँ, वो लोग रोज टॉर्चर कर रहे हैं, मैं ट्रीटमेंट की वजह से पापा के पास हूँ। मेरे हस्बैंड भी कुछ नहीं समझते, 30 लाख का सामान दिया था मेरे पापा ने, और मैंने अपनी सेविंग से दहेज में सब बर्बाद कर रहे हैं वो। आई नो आप बोलते हो प्रेगनेंसी पे ध्यान दो, बट रोज न्यू ड्रामा हो रहा है। मैं फिर भी कहूंगी अपनी प्रेगनेंसी पे ध्यान दो, ठीक है। और रही बात सामान की, तो सामान को हस्बैंड को बोलो कि अपने कमरे में एडजस्ट कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज में उनका लॉजिक है। भाई नीचे जगह कम पड़ रही है, 2 कमरे उन्होंने घेर रखे हैं सास ससुर नंदन ने, तो टेक्निकली आपके जेठानी को 1 कमरा मिल रहा है और आपको 3, इसलिए ऊपर का वो 1 कमरा चाह रही है, ताकि 2 कमरे उसके पर यूज में आए और 2 आपके। तो अपना सामान अगर बचाना है तो उसको उन्हीं अपने वाले 2 कमरों में एडजस्ट कर लो, मतलब करवा लो, अपने हस्बैंड से बोल दो। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अपनी बीवी को कोई पसंद नहीं करता, दूसरे की बीवी या मेल को ज्यादा पसंद करते हैं। हम लोग फिश खाते हैं, एक बार थ्रोट में कांटा अटक गया, तो अभी के फ्रेंड्स बोलते हैं कि अगर मर जाती तो अच्छा होता तेरे लिए। हस्बैंड हमेशा फ्रेंड्स की सुनते हैं, अगर वो लोग गलत बोले तो भी सही है। सास भी तो टॉक्सिक है, इनकी फ्रेंड्स मुझसे जलते हैं क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और हस्बैंड हमेशा ओवर शेयर करते हैं। हाँ तो उसकी आदत है, मतलब अपने दोस्तों के सामने बहुत ज्यादा बात करने की। आपको ऐसे टाइम पे ना समझदारी और कामनेस से काम लेना होगा, ठीक है। अब ये मर जाती तो सही रहता, ये वो ये सारे टोंट हैं, आप अपने ऊपर इनको ना लें, अपना मेंटल पीस मेंटेन रखें, है ना। और जब कोई अति में करता है तो सीधे होता है कि दूसरे की थाली में लड्डू अगर ज्यादा नजर आते ही हैं तो वो खाली आदमियों को थोड़ी आते हैं, हमें भी दूसरे के पति अच्छे लग सकते हैं फिर। लेकिन ये सारी चीजें वो हैं कि बात में से बात और बढ़ाने वाली, अवॉइड करना है, रिश्ता मेंटेन रखना है। तो जस्ट ये बता दो कि भाई एक आध बार ना अपने हस्बैंड को ये चीज आप बोल के रियलाइज करा सकती हो कि आप ना बहुत ज्यादा ओवर शेयर कर देते हो, और आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन का कौन क्या कब कैसे यूज कर लेगा आपको ना पता भी नहीं चलेगा। उनके कहने से ना हम अलग होने वाले हैं, और ना हमारे बीच में सब कुछ खराब और सही होने वाला है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो बस बाहर बैठ के चटकारे ले लेंगे, हमारे किस्से सुना के मजे ले रहे होंगे। तो इतनी ओवर शेयरिंग नहीं करनी चाहिए। अब सोचो अगर मैं यही सारी बातें मैं भी किसी बाहर वाली अपनी सहेली से कहने लगूँ या कुछ हो, तो क्या होगा, बुरा ही लगेगा ना। या वो आके आपको समझाएगी और आप समझ जाओगे। तो एक आध बार क्लियर शब्दों में जो विचार हैं वो बता दो, एंड फिर रेस्ट योर केस। ये मत सोचना कि वो बदल जाएगा, उसका उस दिन से बिहेवियर चेंज हो जाएगा, लेकिन अपना पॉइंट आपने रख दिया, ये तसल्ली आपके दिमाग में रहेगी
और हो सकता है कुछ बुद्धि में घुस जाए। नहीं तो जब उनके दोस्त होते हैं, जो कुछ भी है, उनके दोस्तों के बारे में आप भी बात करना शुरू कर दो, पूछो, अरे भैया कभी अपनी बीवियों को भी ले आया करो, हम भी बात कर लें, हम भी पतियों का थोड़ा मजाक उड़ा लें, वहीं पे सबके सामने ही जलील करो उन्हें भी। ऐसे दोस्त जलील होना ही डिजर्व करते हैं, जो हमारे वैवाहिक जीवन में आग लगाए। नेक्स्ट, नमस्कार दीदी, मेरी एक सहेली है, उसकी शादी को 10 साल हो चुके हैं, उसके पति शराब पीते हैं, घर वालों की बहुत सुनते हैं, इसी दोनों वजह से हमारी सहेली परेशान रहती है, अपनी राय दें। देखो, घर वालों के सुनना और शराब पीना, ये दोनों ही ऐसी बातें हैं जिनमें घर वाले ना खुश रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। मतलब मेरे जानने में एक है व्यक्ति, उसके माँ और भाई उसको दारू पीने के लिए जेब खर्ची अलग से देते थे। उसकी बीवी परेशान है, उसको प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं दिया जा रहा, बिजनेस पूरा भाई ने टेक ओवर किया हुआ है, लेकिन उसको दारू पीने के लिए बिल्कुल सहसम्मान उसको पैसे दिए जाते थे। रीजन क्या है कि एक जैसे कुत्ता होता है ना, उसको हड्डी की आदत होती है। तो मैं शॉक थी कि एक सगी माँ, सगा भाई इस तरीके से कर सकता है। और वो बंदा अपनी शादी से हाथ धो बैठा, ढंग से कुछ नहीं है शरीर में, जीरो, लेकिन नहाया धोया तैयार हुआ, रात को दारू पीने को मिल रही है, दोनों तीनों टाइम खाने को मिल रहा है, एंड सॉर्टेड। अब उसको प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, बीवी नहीं है, बच्चा नहीं है, कल को सब खत्म हो जाएगा, जो जब तक वो है तब तक उसकी दारू का खर्चा है। तो ऐसे लोग अपनी फैमिली के लिए इसीलिए सुनते हैं क्योंकि वो उनके ऐबों को मतलब मान लेते हैं, सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, अब आपकी सहेली, उसकी शादी हुई है, उससे अपनी जरूरतों के लिए उसे जो कुछ भी चाहिए, है ना, उनसे ही बात करे, अपने हस्बैंड से ही, जितना हो सके उनके साथ अपना रिलेशन ठीक करने की कोशिश करती रहे। दारू पी के तमाशा करते हैं उस दिन उनके बिल्कुल आमने सामने ना पड़े। घर वालों की वो बहुत सुनते हैं, भूल के भी उनके घर वालों की बुराई उससे ना करें, क्योंकि पता है कि वो उनकी ही सुनेगा, तुम्हारी नहीं सुनेगा। कुल मिला के पति पत्नी के बीच में क्लैश हो अपनी बातों की वजह से, वो बिल्कुल ना हो। ठीक है, अब वो कहीं से भर के आया, फिर वो आपसे लड़ रहा है, तब भी आप ये मान के चलो कि वहां से भर के आया है और यहाँ आके लड़ेगा, रिएक्शन मत दो, मान के चलो ये इसके खुद के शब्द नहीं है, वहां से भरे हुए हैं। कुल मिला के आपको अपना पति पत्नी का रिश्ता मजबूत करना पड़ेगा, पहली चीज यही है। जब ये होगा तब बाकी चीजें उसके बाद सही होंगी। मुश्किल है, बहुत लंबा रास्ता होता है ऐसे आदमी के साथ, लेकिन जब हमारा पता है कि भाई हम अलग नहीं होंगे, हमें इसी शादी में रहना है, इसी रिश्ते को बचाना है, तो फिर तरीका यही होता है, वन बाय वन चीजों को ठीक करना होता है। नेक्स्ट, मेरा घर है जो कि मैं रेंट पर लगाई हूँ, 6,000 रेंट है, सारे रेंटल तो टाइम से पैसे दे देते हैं, बट एक जो है वो किसी भी महीने में रेंट नहीं देता, बोलती हूँ तो आंटी रोने लगती है, घर खाली करने को कहती हूँ तो रो रो कर प्रॉब्लम बताने लगती हैं। 1 साल पहले जवान बेटा एक्सपायर हो गया, इसलिए कुछ दिनों तक मैं खुद ही नहीं बोली, पर अब तो बहुत ज्यादा हो गया है, पैसे दोनों ओल्ड हैं, क्या करूँ, कोई एक्शन लेने में अच्छा भी नहीं लगता। 1 साल में 1 या 2 बार ही रेंट पे किया है, घर भी खाली नहीं कर रहे। देखो, अब यहाँ पर ना थोड़ी सी दिक्कत वही है, आदमी इंसानियत के नाते मर जाता है, लेकिन कई बार बुढ़े हमारा पागल भी बना देते हैं इसी चक्कर में। तो उनके घर में इनकम का सोर्स क्या है, पहले ये देखो। अगर है इनकम का सोर्स के पैसे आते हैं, तो फिर वो आपका पागल बना रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई इनकम का सोर्स उनका बेटा ही था और अब वो नहीं है और उनका गुजारा ही मुश्किल से हो रहा है, तो फिर ये मान के चलो कि ठीक है, कोई बात नहीं। इवन आप ये भी कर सकती हो कि मैं कम कर देती हूँ रेंट, फिर ये मान के चलो कि आपके हाथ से ये थोड़ा सा कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर इनकम का सोर्स है एंड वो थोड़ा सा तरीके से करें तो अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर अपना स्ट्रिक्ट रहो कि भैया मेरा काम है, मैं कब तक दान करती रहूंगी। बुरा लगता है लेकिन क्या ही करेंगे। नेक्स्ट, hello ma'am, I regularly watch your videos. Ma'am, I got married in February 2022, arranged marriage in UP. I never felt good with my husband, and that is the reason I never could focus on my studies properly or never thought to plan a baby. I have two sister-in-law and one brother-in-law, all unmarried, and even the youngest one is 2 years younger than me.
They lied to my parents about age, finances, and everything. Now I feel irritated being around my husband day by day, gossiping with his parents, who are manipulative, are increasing by him, and because of that, I am irritated like hell. Kind of hate him. What should I do? देखो, जब आपको अपने हस्बैंड से कभी कनेक्शन फील ही नहीं हुआ ना, तो फिर वो चीजें कहीं ना कहीं जो वो पत्नी के रूप में आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वो उन्हें नहीं मिला, तो आपका रिश्ता कभी मजबूत हो ही नहीं पाया। तो अब एक आप एक अनजान आदमी के साथ अगर रह रही हैं, है ना, और वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी बुरी बातें ही नजर आ रही हैं आपको, ये हो रहा है आपके साथ, है ना। और दूसरी चीज क्या है जी, उन्होंने और बाकी बातों में भी झूठ बोल दिया। अब आप यहाँ पे ट्रैप्ड फील कर रही हैं। आप उनके साथ कनेक्शन क्यों नहीं बना पाई? पहले तो इस चीज पे आप ध्यान दो अपने मन में टटोल के। अगर एक होता है हमें लुक्स पसंद नहीं है, तो भाई आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ क्यों करी थी, उस रीजन पे जाओ। और अगर जबरदस्ती घर वालों ने कराई है, देन पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद करने से पहले सोच लो कि भैया चलो यहाँ से निकलो। अभी बच्चा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप फ्री हो। थोड़ा सा उनको खंगालने से पहले अपना मन टटोलो कि आपने शादी के लिए हाँ क्यों कहा था, क्या रीजन था, और आप अपने पति के साथ कनेक्शन क्यों नहीं बना पाए, क्या प्रॉब्लम हुई थी शुरू में, है ना। ये दोनों सवालों के जवाब जब आपको पता चलेंगे, तब आप अपना आगे का सोच पाओगे कि नाउ व्हाट नेक्स्ट। नेक्स्ट, वाइट डिस्चार्ज के लिए छोटी इलायची छिलके सहित 2 सुबह खाली चबाकर खाएं और 1 गिलास पानी जरूर पिएं। मेरा 12 साल का प्रॉब्लम था जो दवा करा के थक चुकी थी, ठीक हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट, हेलो दीदी नमस्ते। मेरे 2 बेटे हैं, एक 9th में पढ़ता है, दूसरा 6th में। पहले बड़े वाला बेटा ठीक पढ़ाई करता था, पता नहीं बड़े वाले में बहुत ज्यादा चेंज हो गया है और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उस पर। बहन वो 9th में है, उसकी उम्र ऐसी है, चेंज का दौर चल रहा है ना। हर बच्चा इस टाइम पे चेंज होता है बहुत ज्यादा। जस्ट काम, इस टाइम पे बस हमारा काम ये है कि बच्चे को जो हमने अब तक संस्कार दिए हैं अच्छे बुरे की, उसको समझ दिए, अब ये उसका एसिड टेस्ट होने का टाइम है। अब वो पीयर प्रेशर में आएगा, दोस्त उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों की सलाह, सारे गलत काम उसको करके देखने का मन करेगा। उस टाइम जो उसकी रक्षा करेगा वो है जो उसे आपने अब तक सिखाया है। बिल्कुल किनारे तक जाके वो उस गलती के वापस आएगा कि नहीं यार गलत है ना। तो अगर आप ये कहोगे ये मत करो वो मत करो, उसको इस टाइम पे कंट्रोल करोगी, तो आप उसकी नज़र में दुश्मन बन जाओगी। जस्ट उसके साथ कनेक्टेड रहने की कोशिश करो इस टाइम पे कि उसका जोन बिल्कुल अलग हो चुका, बस वो एक धागा सा आपका जुड़ा रहे। जब वो सब जगह से सीख के टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ करके अपनी लाइफ में वापस आए, तो उसको उसकी माँ वहीं मिले और उसे याद आए कि अरे यार मैंने इनसे इतने साल बात नहीं करी यार, वो बॉन्ड कहाँ मिस हो गया। तो वो बॉन्ड ना बना रहे, उससे बस बातें करते रहो नॉर्मल, बजाय टोकने वाली। जस्ट उससे डिस्कस किसी भी हल्के से मुद्दे पे, घर की जिम्मेदारियां थोड़ा बहुत, बैंक का कि तू बड़ा हो गया है ना, ये वाले काम तेरे पापा करते थे अब तू करेगा। अब वो अब एज हो रही है, जो कुछ भी है ऐसे ही सीखते हैं बच्चे। थोड़ा थोड़ा उसको जिम्मेदारियां देते रहो, थोड़ा थोड़ा उससे डिस्कस करते रहो घर की बातें, थोड़ी थोड़ी उसके बारे में जानने की कोशिश करते रहो, बस ऐसे चलेगा। गुस्से से काम नहीं चलेगा, बात बिगड़ जाएगी। ये अब चलो आगे जी। मैं खाना बनाते टाइम हेडफोन लगा के वीडियो सुनती हूँ, मेरा खाना कब बन जाता है पता नहीं चलता, थकान भी नहीं होती और प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाता है। बढ़िया। नेक्स्ट दी, आप मेरे को बताएं प्लीज, मेरे पति मेरे को निग्लेक्ट करते हैं, कोई भी भेवरायस ही नहीं लेते। चाहे भेवरायस ही नहीं लेते, बस बिस्तर तक है, मैं उनको हूँ और कोई मतलब नहीं। बताएं प्लीज कैसे जीऊं, बस टाइम पे खाना मिलता है, थोड़ा घमंडी भी पैसों को लेकर है, लेकिन मेरे को पैसे नहीं प्यार चाहिए, प्लीज बताइए। प्यार मांगने से नहीं मिलता बहन, है ना। अगर आप उनका ये है कि खाली उनका कनेक्शन आपका बिस्तर का है,
आपको प्यार चाहिए, उनको सेक्स चाहिए, और आपको लग रहा है कि आपको प्यार किसी भी कीमत पे चाहिए, तो आप उनका जब हाँ में हाँ मिलानी बंद कर देंगी, थोड़ा कलेश होगा, तब आप अपनी डिमांड रख पाएंगी कि मेरे लिए इतना काफ़ी नहीं है, मुझे थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन भी फील होना चाहिए, और अगर तुमसे ये नहीं हो रहा, देन फिजिकल कनेक्शन भी नहीं हो पाएगा मुझसे। तुम्हारे लिए अगर वो मुश्किल है तो मेरे लिए फिर ये मुश्किल है। अपनी बात क्लियरली रख दो। दूसरी चीज होती है, देखो प्यार, प्यार ना सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन होती है प्यार की, कि क्या है प्यार, कैसे है, हमें कैसा प्यार चाहिए। जरूरी नहीं है सामने वाले का प्यार दिखाने का तरीका वही होता है। तो थोड़ा सा हमें फैंटेसी से तो बाहर निकलना होएगा, है ना, कि भाई ऐसे होता है, या ये आपको लग रहा हो रील्स में देख के या किसी और की लाइफ देख के कि अरे इतना रोमांटिक हस्बैंड है। मैं प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ अपने व्लॉग्स में और सब कुछ है। ये ऐसे वाले रोमांटिक हस्बैंड नहीं होते रियल। ठीक है, रियल रोमांस वही है कि आपकी ज़रूरतों का कोई ध्यान रख ले, बोल के ना बताए, करके दिखा दे, आपकी परेशानियों में जो उससे बस पड़ता हो वो कर दे। ये असली होता है। आपकी बात को ये कह के ना मना कर दे कि तुझे तो कुछ पता नहीं। एक अगर ये बॉन्ड है ना कि अगर ये कह रहा है तो कुछ सोच समझ के कह रहा होगा। अगर इतनी इज्जत रिश्ते में आ गई तो मुझे लगता है वही प्यार है पति पत्नी के बीच में सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट। अगर ये नहीं है ना तो वो तुम्हें कितने ही फूल चॉकलेट कुछ भी दे ले, सब बेकार है। समझ रहे हो? मान लो रात को थक गई, वो तुम्हारे पैर दबा रहा है, लेकिन पूरे दिन तुम काम में लगी पड़ी हो, तुम्हारी हेल्प करवा नहीं रहा, तो असली प्यार क्या है? ऐसी कंडीशन बनाओ ना कि भाई मेरी पत्नी के पैर दुखे ही ना, थोड़ा काम मैं करवा दूं, वो है मेरे हिसाब से असली प्यार। तो थोड़ा सा ना अपने प्यार के क्राइटेरिया जो है उसको थोड़ा श्रिंक करना, और क्लियरली बता दो कि भाई मैं इस तरीके से नहीं कर पा रही हूँ तुम्हारे साथ कनेक्ट। नेक्स्ट, मीन मैं वही जो रेंटेड प्लेस पे है, एकदम सही बाथरूम रॉन्ग प्लेस पे है और कॉर्नर का घर है, नज़र बहुत पड़ती है घर से बाहर। मीन जैसे मम्मी के घर जाऊं या कहीं, आई फील गुड और सब थमासा हो गया है। बच्ची मेरी बहुत अच्छी है, मेहनत भी करती है, मार्क्स नहीं ला पा रही, मैं प्रेशर नहीं करती, बट हेल्थ उसकी भी डाउन है। आई विल चेंज एज सुन एज पॉसिबल, थैंक यू सो मच। बताया था मैंने। नेक्स्ट, दी मेरी मौसी रिलेटिव्स हैं, मेरी मम्मी भाई बहन मेरे लिए बहुत ही गलत, बहुत ज़्यादा गलत बोलती हैं। वो हमारे साथ ही पहले रहते थे, घर की तो बहुत बातें होती हैं, पास्ट को लेकर बहुत गलत सलत बोली हैं, उनका इतना भी इंसानियत नहीं बची। बहन के बच्चों की भी इज्जत उछाल रही हैं, जहाँ जिनके पास रहती हैं वहां पर किसी भी तरह का उनके हिसाब से हुआ नहीं, या झगड़ा या गया किसी बात पे उनकी, के घर के बच्चों को, लोगों को दूसरी जगह रिलेटिव में जाकर गलत सलत बोलने से बाज नहीं आती। खुद की दो दो बार शादियां टूटी हैं, कितने बॉयज में फ्रेंड हैं, खुद के गिरेबान दिखता नहीं। आप बताओ ऐसे लोगों से कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि दी इनको कुछ बोलें तो और चार बातें घर की बाहर बोलेंगे। इन्हें तो रिलेटिव के बीच रहना नहीं, पर हमें तो नहीं, इन्हीं समाज रिलेटिव के बीच में रहना है। खुद तो फिर किसी दूसरे शहर में जाके दूसरे कास्ट वाले से शादी करके बस जाएंगे। हम तो यार रिलेटिव और के बीच रहते हैं। नानी और मौसी दोनों ही बेकार हैं, अपनी बेटी अपनी बहन के साथ ऐसा बोल रही हैं। ऐसे लोगों से डील करना नहीं, बल्कि रिलेटिव को ऐसे मैटर में कैसे डील करें। लोगों को तो यही लगेगा माँ बहन बोल रही है तो सच्ची होगा। मेरी बहन की शादीशुदा जिंदगी पर भी असर पड़ सकता है। पास्ट में क्या हुआ नहीं हुआ ये तो हमारे हाथ में है नहीं। कभी उनसे पूछा है कि क्यों करती हो, क्या मिल जाएगा, मतलब क्या इंटेंशन है ये करने के पीछे, ये तो समझ में आए, तब तो आदमी सोचेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। और रही बात ये है कि लोग तो ये सोचेंगे, देखो अगर हमारे पास्ट में कुछ था, है ना, और हमारे घर के लोग ही वहां जाके बताते हैं और रिश्ता टूट जाता है, ठीक है अब टूट गया तो टूट गया। आइंदा ये है कि किसी से भी करेंगे भाई बात, या तो इन लोगों से उसका मिलना जुलना ना रहने दें, या फिर हम खुद अपनी सारी पोल पट्टी पहले ही बता दें। दूसरा तरीका वो होता है, या फिर इनसे बिल्कुल कनेक्शन खत्म करो और अलग रहो, आना जाना ही बंद कर दो। अब माँ बहन है बोल रही है ये वो, तब आपके पास ये होता है कि भैया अगर इतनी सही होती तो हम इनसे रिश्ता रखते हैं ना। ऐसे लोगों को डील करने का वही है तरीका कि भैया या तो
कन्फ्रंट करो या फिर बिल्कुल कट ऑफ कर दो अपनी लाइफ से। हेलो दी, क्या आपके हस्बैंड का चैनल मोनेटाइज हो गया? नहीं हुआ अभी, वॉच टाइम कहाँ पूरा हुआ है, अभी 4 ही वीडियो तो गई हैं। हेलो मैम, मैं भी एक टीचर हूँ, 2 बेटी हैं, मेरे पास पैसे बचते ही नहीं, कैसे करूँ? जो भी चीजें देखती हैं ले लेती हैं, हमेशा सोचती हैं पैसे बचाऊंगी करके। कोई आइडिया बताएं जिससे पैसे सेव कर सकूं और इमरजेंसी में काम आ जाए। मैं 5 साल का हो गया गवर्नमेंट जॉब में लगी है, जब मेरे को खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा तब वीडियो सर्च किया तो आपका वीडियो आया, मेरे को बहुत हेल्प मिलती है आपके वीडियो से। 4 ईयर से देख रही हूँ आपकी वीडियो। देखो, पैसों पे खर्च करने का अगर बच्चे नहीं रुकते हैं ना, उसका बेस्ट और कन्वीनियंट तरीका होता है उनको ना एक बजट दे दो कि ये तुम्हारे पैसे हैं, चाहे सारे खर्च कर दो चाहे इसमें से बचा के अपने लिए रख लो। इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। कोई महंगी चीज लेनी है 2 महीने में पैसे जोड़ के तब लो अगले महीने। बजट हमेशा काम करता है, ये कर लो। ठीक है, अब मैं सोच रही हूँ वो लंबा वाला जो मैंने छोड़ा था वो पढ़ लूं। मिल गया ये लंबा वाला क्वेश्चन जो मैंने दिखाया था, ऐसे 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 करके वो छोड़ूं, क्योंकि 1 घंटा कुछ मिनट की अभी वीडियो दिख रही है तो मैं पढ़ती हूँ। हेलो दी, आई होप आप पहचान गए होंगे, मम्मी अब इमोशनल ड्रामा करती हैं, जैसे बाकी 3 भाई बहन होते हैं उनके करने के लिए वो अवेलेबल होती हैं। गरम खाना है सब कुछ, इसमें मैं 3 पर हूँ, 2 बड़ी सिस्टर हैं, फर्स्ट मैरिड, जॉब की वजह से यहाँ रहती है, जैसे ही मेरी बात आएगी भूल जाती हैं। 4 घंटे भोलेनाथ के मंदिर जाएंगी रोज सुबह तक, काम ना करना पड़े, लेकिन कभी याद नहीं होता कि मंडे को मेरा फास्ट होता है। हमेशा रात को कहती हैं मैं तो भूल गई। सब्जी जल्दी बना दी, वो बेसिक नीड में ये सब करने लगी, सहन करने की हद होती है। आज मेरे पास सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। रिसेंटली मुझे पता चला कि उनके दिमाग में ये कि जैसे ही सेकंड सिस्टर का रिश्ता हो जाएगा वो फ्री हैं, जबकि शादी दोनों की साथ होगी। आई एम श्योर कि मेरी शायद वो किसी से भी कर देंगी, क्योंकि दोनों की साथ करनी है। उन्हें मेरे दूध पीने से भी ऑब्जेक्शन है, कहती नहीं है लेकिन हरकतें ऐसी करती हैं कि मैं खुद दूध पीती हूँ तो देखकर पीती है कि मैं ऊपर हूँ घर में, और बाकी के सामने रिएक्ट करती हैं कि दूध आजकल कम आता है, जबकि खुद डेली लेती हैं। एक दिन मैंने ऐसा ही कह दिया था, दैट यू आर मोर देन मदर टू मी। सिबलिंग स्टार्ट स्टॉकिंग यू ऑन यूट्यूब, नाउ यू सी ना, काम करूं तो कलेश करेगी, करूं तो मैं ही करूं, इग्नोर करने की लिमिट होती है। इस स्टेट में सिचुएशन में कैसे जीऊं, दम घुटता है, भूख तो मुझे भी लगती होगी ना। व्रत में अच्छा ट्यूसडे को सिसका व्रत होता है, उन्हें सब याद रहता है, फ्रूट लाना, बाकी सब मेरे मेंटल पीस की बैंड बज गई है। सच कहूं तो सरवाइव करने की इच्छा भी नहीं है मेरी। अब तो मैंने कहा एक बारी की मान नहीं करता मेरा आपसे बात करने का, तो नाटक करने लगी। माँ बाप को ऐसे कहता होगा, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, बहुत सहन कर लिया अब नहीं होता। आगे का डर लगता है, कैसे पढ़ाई करूं, कंसंट्रेट करूं, आज एग्जाम था लेकिन काम करके गई वरना ड्रामा करती। अगर इन्हें बता दूं एग्जाम है तो ज्यादा काम ढोल कर बैठ जाती हैं। फिर कहती है मुझसे नहीं होगा, ना करवाऊं तो सबको कहती है कि नहीं बताएगी तो मुझे क्या पता चलेगा। सेवा खुद की मुझसे ही करानी है, मेरे लिए बेसिक एसेंशियल्स भी नहीं है। थक गई हूँ, बहुत सोचा, अब मेरी सिस रेडी नहीं है शादी के लिए सेकंड वाली, वो ये चाहती है मैं इन्वॉल्व हूँ इनके बीच में। ठीक है, मैं होना चाहती नहीं हूँ क्योंकि इनका ठीक हो जाएगा सब, बुरी मैं बनूंगी। ताने बाकी सबके जो वो घर होते हैं सुनाती नहीं है, जैसे मैं बाहर जाऊंगी मुझे सुनाने लगेंगी, तुम ऐसे हो, माँ बाप की नहीं सोचते, अपने आप को ही समझते हो। जैसे वो घर आए सब नॉर्मल दिखा दिखाए, फेवरेट खाना बनाना सब करना, कहाँ तक कैसे डील करूं, शायद कमेंट बॉक्स फिल हो जाएगा, किसे ही छूट जाएंगे। दी प्लीज रिप्लाई। मुझे आपका ना पढ़ के बड़ा अजीब लगता है कि आपकी माँ है भी। कोई अडॉप्टेड बच्चे के साथ भी ऐसा नहीं करता। जो पुराने जमाने में फिल्मों में सौतेली माएँ होती थी, मुझे तो उनका कैरेक्टर याद आ रहा है आपकी मम्मी की हरकतें सुन के। तो भैया आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, एक तो इनसे इमोशनल अपने तार सारे काट दो। ठीक है, जो आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है, अंदर से खाली कर रहा है, उस आदमी से अपना इमोशनल कनेक्ट बिल्कुल काट दो अगर आपको अपनी जान प्यारी है। दूसरी चीज, अपनी जॉब वगैरह जो भी तैयारी कर रही हो, अब क्या है जी, अगर मैं काम करके नहीं जाती ड्रामे करती, क्या ड्रामे करेंगी, क्या ही कह देंगी। अब आप क्या कह रहे हो, माँ बाप को ऐसे कहती है, सीधे बोलो ना कि माँ बाप की भी तो हरकतें देख लो क्या हो रहा है। अभी तक आप आदर्श बेटी बनी हुई हो, आप सुन रही हो, आपको लग रहा है कि आपके कर्तव्य कम ना पड़ जाए पूरे करने में। सिंपल सा लॉजिक है, देखो बहुत सारे माँ बाप को बुरा लगेगा, मैं भी माँ बाप हूँ,
लेकिन कल को बीइंग अ पेरेंट हम अपने बच्चों पे ये एहसान जताने लगे कि भैया तुम तो ये नहीं कर रहे, तुम तो हमारी सेवा नहीं कर रहे, तुम तो ये नहीं हो, हमने तुम्हारे लिए इतना करा, ये वो। देखो दुनिया में लाने के लिए, और एक इनफर्टिलिटी वाला आदमी तो बिल्कुल रिलेट कर पाएगा। आपका बच्चा आपके पास नहीं आ रहा था, तभी आप इनफर्टिलिटी से जूझ रहे थे, है ना। किसी जिंदगी को इस जमीन पर लाने का उसने नहीं बोला था, आपने पर्पजली उसको जन्म दिया है। तो जिसे आप दुनिया में लाए हो, जन्म दिया है, उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी आपकी हो गई है। अब वो बच्चा पलट के, सतयुग नहीं है, द्वापर युग नहीं है कि वो बिल्कुल माता पिता को भगवान मान के सबकी बात उनकी मानेगा ही मानेगा तो वही वो अच्छा है। भैया आज के टाइम पे वो माने या ना माने, दोनों ही ऑप्शन उसके सामने खुले हैं। तो ये कि जी माँ बाप को ऐसे कहते होंगे, माँ बाप को वैसे कहते होंगे, सीधे कह दो कि भाई मैंने कहा था आपको अपने माँ बाप बनने के लिए, मैंने कहा था मेरे को जन्म दो। जो अब इस जन्म का इतना एहसान मेरे ऊपर तोड़ा जा रहा है कि मेरी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद कर रखी है। और चलो चारों की बर्बाद हो तब भी समझ में आता है, एक पर्टिकुलरली आप पे इतनी अमृत वर्षा क्यों हो रही है। तो आप बिल्कुल फ्री हो मेरे हिसाब से अपनी माँ को कन्फ्रंट करने के। कोई आए निकल के आपको गिल्ट में डाले तो ये लड़की हो के ऐसे बोल रही है, माँ को ऐसे बोल रही है, सुनाओ अपनी माँ के चिट्ठे जो यहाँ बता रही हो, यही वाले सारे, कि भैया माँ की तो हरकतें देख लो, इन्हें इस उम्र में मैच्योरिटी नहीं है तो मैं तो इन्हीं की औलाद हूँ, मेरे में कहाँ से आएगी मैच्योरिटी। आईना बनो उनके लिए। बहुत दुख हो रहा है, मतलब मेरे सामने तुम होती तो मुझे ऐसा लगता कि मैं तुम्हारी मम्मी से बजाय कुछ कहने के तुम्हें सीधे कहीं अलग ले जाके रहने का हिसाब कर देती कि भैया यहाँ से निकल बेटा तू यहाँ से। मेरी फीलिंग ऐसी है। और नहीं जा सकते ना तो उसी घर में रहो, लेकिन मस्त रहो। ड्रामा कर देगी, ये कह देगी, वो कह देगी, अरे कह देगी चिपक जाएगा हमारे। तुम अपना मजे में रहो, खाओ पियो मौज करो, अपनी जॉब की तैयारी करो, और जॉब लग जाए ना एकदम टूरी, पलट के मत देखना इनकी तरफ, फिर रहे अपने लाडले बच्चों की तरफ। और क्या पता क्यों है ऐसा बिहेवियर, हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो आपको पता ही नहीं है अभी तक, आप उनकी बच्ची हैं भी या नहीं। जब ना आपके रोने से फर्क पड़ रहा है, ना आपको खाना पीना देने में उनको मौत आ रही है, तो पता नहीं भैया क्या रीजन है। ये भी तो बात है। तो प्रिपेयर्ड रहो उस चीज के लिए भी, ज्यादा इनसे ना इमोशनली कुल मिला के कनेक्ट मत हो। माँ बाप के बिना जीवन नहीं चलता, मुझे पता है उनकी कमी खलती है, लेकिन जब माँ बाप मर जाते हैं तब भी तो हम जी रहे हैं ना। सबर करो, सोच लो कि मेरा कोई नहीं है, भगवान के भरोसे रहो, अपना स्टैंड लो भाई। बेकार लगा मुझे पढ़ के, बहुत दुख हो रहा है। चलो ये थे एपिसोड 225 के सारे जवाब, ठीक है। अब मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। ये अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बुरा लगा हो अनसब्सक्राइब कर देना, जैसे वो कर गई, क्या ही कह दो। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, होपफुली डे आफ्टर डे, अल्टरनेट डे पे वीडियो आती है। कमेंट इसी में करना, और कोशिश करना छुट्टी है दोपहर तक ये कर दो, ताकि मैं शाम वाम को भी अगर वीडियो शूट करूँ तो आ जाए उसमें आपका कमेंट, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।